नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज वन प्लस फेज टू। तो इसको बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इंश्योर करना कि इससे पहले आपने इकोनॉमिक सर्वे वाला रिपोर्ट देख लिया है। अगर मतलब इकोनॉमिक सर्वे देख लिया है। जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो जो है ये एक बेस बनाता है पूरा आपकी प्रिपरेशन को। ठीक है, वो आपको एक इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव देता है कि हमारा इकोनॉमी कैसे चल रहा है। इकोनॉमिक सर्वे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में भी काफ़ी सारा जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का ही आपको मिलेगा। बहुत सारा लॉजिक्स जो है इकोनॉमिक सर्वे का ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, उसको भूल मत जाना। वो जाने जाना भूल मत जाना। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज यहाँ पर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट को देखने वाले हैं। यहाँ रिपोर्ट में हम लोग किस तरह से इसको समझेंगे, देखो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट को मैंने थोड़ा रिसर्च किया था और रिसर्च करके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसको निकाला है। और उस इंपॉर्टेंट डेटा को मैंने कुछ भागों में बांट दिया है, जैसे कि ग्लोबल हाइलाइट्स, फिर इंडियन हाइलाइट्स, इसके बाद फिर अदर हाइलाइट्स, अदर इंडियन हाइलाइट्स। ठीक है, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके फेज वन के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपके फेज टू के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कराया है, जितना भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। मोस्टली किस तरह का क्वेश्चन बनता है आपके आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से। अ, अगर फेज वन में बनेगा तो फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे, जैसे कि रेट्स वगैरह पूछ देगा आपसे। ठीक है, नॉर्मली रेट्स वगैरह पूछेगा, या फिर आपको ग्रोथ का रेट पूछेगा, और या फिर आपको पूछेगा, जैसे यहाँ पर देखो कुछ स्टैटिक डेटा जो यहाँ पर होगा वो पूछ लेगा। जैसे कि यहाँ सीसीपीआई क्या होता है ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का क्या आउटलुक है ये पूछेगा आपसे। और कुछ आपको मतलब नॉर्मल सवाल पूछेगा, जैसे मान लो कि किसान क्रेडिट कार्ड, इससे क्वेश्चन बन जाएगा। एमएसएमई के लिए कुछ किया गया है, उसको आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में स्पेसिफिकली बताया गया है, तो वो आपसे पूछ लेगा आपसे। ठीक है, फिनटेक के फिनटेक रिलेटेड कोई डेटा दिया गया है, वो डेटा से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से। क्वेश्चन आपका बहुत आसान बनेगा आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से। लेकिन आपको आरबीआई एनुअल रिपोर्ट पहले आपको पढ़ना होना चाहिए। आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। ठीक है, अब आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के लिए आपको पूरा डिटेल में 10 लेक्चर 20 लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। किस चीज में देखने की जरूरत था, इकोनॉमिक सर्वे में। इसीलिए मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा डिटेल में कराया कि वो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपका एक बेस बनाता है फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, ये आपका सिलेबस में भी एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है और बार बार इससे सवाल बनता है। अच्छा खासा सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, फेज वन में भी फेज टू में भी। ठीक है, और ये एनुअल रिपोर्ट भी आपका जो है वो इकोनॉमिक सर्वे का बेस पे है। ठीक है, आप चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल हाईलाइट्स क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे इंडियन हाईलाइट्स क्या है। साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि कौन सा फेज वन के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा फेज टू के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल तो ये पहला पेज और दूसरा पेज और तीसरा पेज, ये 3 पेज जो है ये सिर्फ फेज वन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज टू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, लेकिन फेज वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, जहां पर एमसीक्यू आएगा वहां पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर रेट्स का डिस्कशन हुआ है। ठीक है, चलो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ग्लोबल हाईलाइट्स, यानी कि ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है। क्योंकि आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जो है ना वो ग्लोबली भी चीजों को देख रहा है और डोमेस्टिकली भी चीजों को देख रहा है। तो ग्लोबली लेवल पे क्या क्या चल रहा है वो बताया गया है, और फिर इंडियन लेवल पे क्या क्या चल रहा है वो बताया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रोथ का बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कि ग्रोथ का क्या सीन है, ग्रोथ का बात करते हैं। तो आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से ग्रोथ का कुछ प्रोजेक्शन दिया गया है आईएमएफ के द्वारा। मतलब बताया गया कि ग्रोथ कैसे होगा। 2024 में 3.3% का ग्रोथ हुआ है, 2025 में 2.8% का ग्रोथ हुआ है, मतलब होने वाला है। 2026 में 3% का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ग्रोथ है ना वो कम हो रहा है, स्लो डाउन हो गया है। ठीक है, ग्रोथ बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ कम हो रहा है। इंडिया का नहीं, ग्लोबल का, याद रखना। ये वर्ल्ड का बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड का जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 3.3% था 2024 में, और 2.8% था 2025 में, और 2026 में थोड़ा सा बढ़ेगा, 3% हो जाएगा। एक साल पहले का डेटा मैं आपको बताता हूँ। करीब करीब 2023 में ना 3.5% का ग्रोथ था, जो कि कम होकर के 3.3% हुआ। और फिर इसको बोला जा रहा है कि और कम होगा, 2.8% होगा। और बोल रहे हैं और कम हो जाएगा, और कम मतलब कि मॉडरेट होगा, 3% होगा। मतलब यहाँ पर ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है, ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल पे लोग ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंशन नहीं हो रहा होगा। क्यों ये ग्रो नहीं कर रहे हैं, समझते हैं इसको। वीक इन्वेस्टमेंट, जब से हमारा कोविड आया है ना, तो पूरे दुनिया में इन्वेस्टमेंट रुक गया है। अब पहले से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, सोच विचार करके, रिस्क को कैलकुलेट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो रुक गया है, इसकी वजह से ग्रोथ भी रुका है। हाई डेट लेवल्स, कोविड के टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज को ना पैसा का जरूरत था, ताकि वो पैसा को खर्चा कर सके, और इकोनॉमिक इनएक्टिविटी जो हो गया है कंट्रीज में, वो कंट्रीज को इकोनॉमिक एक्टिविटी करवाएं।
तो इसीलिए खर्चा करना जरूरी था। तो उस समय बहुत सारा कंट्रीज ने लोन लेकर के काम किया, लोन लेकर के खर्चा किया। तो वो जो लोन लिया था वो तो उन लोग का अभी कर्ज हो गया है, उन लोग का डेट हो गया है। उनको अपना डेट भी मैनेज करना है, डेट को रिपे भी करना है। प्लस अभी भी कोविड का शॉक्स पूरा खत्म नहीं हुआ है, कोविड शॉक अभी भी है। तो खर्चा तो अभी भी करना पड़ रहा है बहुत सारे कंट्रीज को। तो कंट्रीज को मान लो कि एक्सपेंडिचर भी करना पड़ रहा है, और साथ में रिपेमेंट के लिए पैसा भी जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो पैसा का कमी है, डेट लेवल भी हाई हो गया है, इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए लो हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा है स्लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। पहले जैसे हम लोग प्रोडक्टिवली काम कर पाते थे, अब वैसा नहीं कर पाते। ये तीन मेन कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ जो है वो कम हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारा चैलेंज है जिसकी वजह से भी ग्लोबल ग्रोथ कम हुआ है। पहला क्या है, जियो पॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड टेंशन। देखो, जब दुनिया में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, रशिया यूक्रेन का वार हो रहा हो, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप जो है अपना सामान भेज नहीं पाते, बेच नहीं पाते। मान लो कि आप बेचना चाह रहे हैं कहीं पर, किसी कंट्री में बेचना चाह रहे हैं, जो कि क्या बोलते हैं, स्विस स्विस कैनल के थ्रू जाने वाला है, स्विस कैनल के थ्रू जाने वाला है। ठीक है, अब स्विस कैनल जो है ना एक तरह का ये शॉर्टकट है ट्रेड रूट का। मतलब जहां से ट्रेड होता है ना, जहां से सामान जाता है, उसका शॉर्टकट है स्विस कैनल। नहीं तो आपको बड़ा सा आगे रास्ता देना पड़ेगा। तो स्विस कैनल जो है ना, ये ब्लॉक हो गया था कुछ समय पहले, पिछले साल तक ये ब्लॉक हो गया था। ब्लॉक हो गया था, जो सामान आप बेच रहे हैं वो ठीक से नहीं बेच पा रहे हैं, आपको इधर से बेचना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली हुआ था। अब मान लो कि रसिया जो है वहां पर पुल तोड़ दिया है, यूक्रेन का पुल तोड़ दिया है, और हम लोग यूक्रेन में बहुत सारा सामान भेजते थे। अब तो वो नहीं भेज पाएंगे, क्यों? क्योंकि पुल टूट गया है, सामान जाएगा ही नहीं। ठीक है, या फिर उसको हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा परेशानी करके भेजना पड़ेगा। तो ये सब जो ग्लोबल टेंशन होता है ना, जियो पोलिटिकल टेंशन होता है, ट्रेड टेंशन होता है, इसकी वजह से हमारा ग्रोथ कम हो जाता है, हम लोग का सेल्स कम हो जाता है। ठीक है, हम लोग का और सबका। इसीलिए जियो पोलिटिकल टेंशन जब से हुआ है, तो ग्लोबल ग्रोथ जो है वो कम होने के कगार पे आ गया है। पब्लिक डेट जो है वो बढ़ गया है, हम लोग देख चुके हैं। क्लाइमेट शॉक, अभी क्लाइमेट क्या स्थिति कर रहा है, हर जगह में बाढ़ आ रहा है, हर जगह में क्या बोल रहे हैं, साइक्लोन आ रहा है। और क्या उसको बोलते हैं, जो जमीन हिल जाता है उसको क्या बोलते हैं, जमीन हिल जाता है उसको क्या बोलते हैं, भूकंप। हाँ, अर्थक्वेक। तो बहुत जगह अर्थक्वेक आ रहा है। तो ये सब क्लाइमेट शॉक्स की वजह से भी ना आप लोग का बहुत सारा नुकसान हो जा रहा है, कंट्रीज में बहुत सारे कंपनीज का नुकसान हो जा रहा है। इसीलिए वो लोग जब फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे हैं। दूसरा कि ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, अपना एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे हैं। प्राइस ऑफ डिसइन्फ्लेशन, यहाँ प्राइस नहीं हुआ, पेस होगा। ठीक है, पेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन में लूज मोमेंटम, पेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन में लूज मोमेंटम। हम लोग ऐसा लग रहा है कि अभी जो है ना इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, और टारगेट में आ जाएगा अगले साल तक, ऐसा हम लोग को लग रहा है। लेकिन लगने में और होने में अंतर होता है। ठीक है, हो सकता है कि ना हो, ये जो पेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन है वो मोमेंटम लूज कर जाए, जो कि हो सकता है। अभी हम लोग को क्या लग रहा था, पिछले साल तक हम लोग को लग रहा था कि नहीं यार, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। हालांकि अभी भी लग रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, लेकिन अभी देखो क्लाइमेट शॉक हो रहा है। क्लाइमेट शॉक जो हो गया है, इससे काफी नुकसान हो गया है, बहुत सारे स्टेट को बहुत सारा नुकसान हो गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा ना, रोड्स, रेलवे, इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स हमारा खत्म हो गया है, तो इस पे इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इन्फ्लेशन पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही हम लोग का पहले से डर था। आरबीआई अपने एनुअल रिपोर्ट में ये डर अपना दिखा रहा है कि डिसइन्फ्लेशन तो हो रहा है भाई, अच्छा बात है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं ये अपना जो मोमेंटम है वो लूज ना कर जाए। तो ग्लोबल ग्रोथ में ये चैलेंज है। समझ गए आप ग्रोथ के बारे में। इन्फ्लेशन का बात करते हैं ना। इन्फ्लेशन देखो, इन्फ्लेशन के लिए बताया गया है कि 2023 में इन्फ्लेशन था 6.6%, 2024 में इन्फ्लेशन रहा 5.7%, 2025 में इन्फ्लेशन होने वाला है 4.3%, 2026 में इन्फ्लेशन होने वाला है 3.6%। अभी देखो जो सर्टेन है, जो मेन डेटा है वो कौन सा है, वो तो 2023-24 का डेटा है, ये हम लोग को मालूम है। 2025-26 का तो हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, 23-24 का खाली बात करते हैं। 23-24 में 6.6% था इन्फ्लेशन, और फिर 5.7% हो गया, यानी कि इन्फ्लेशन डाउन हुआ। ये क्यों डाउन हुआ? ड्यू टू मॉनेटरी टाइटनिंग, ईजिंग सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, जो मैंने बोला ना 2023 के टाइम पे स्विस कैनाल जो है वो थोड़ा ब्लॉक हो गया था। स्विस कैनाल, हम लोगों ने स्विस कैनाल के बारे में समझा था ना इकोनॉमिक सर्वे में। तो यहाँ पर 2023 का बात है, जहाँ पर स्विस कैनाल थोड़ा सा ब्लॉक हो गया था। तो जो शॉर्टकट है जहां से हम लोग सामान जाता था, वो शॉर्टकट भी बंद हो गया था, तो हम लोग लॉन्ग कट रास्ता अपनाना पड़ रहा था। और लॉन्ग कट में क्या होता है कि पैसा ज्यादा खर्चा होता है, तेल ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग कट में हम लोग को खर्चा लग रहा था। लेकिन 2024 में ये जो स्विस कैनाल है ये ठीक हो गया, सप्लाई चेन जो है वो ईज हो गई। ठीक है, सप्लाई चेन ठीक हो गया 2024 में। प्लस मॉनेटरी टाइटिंग जो है वो भी काम कर रहा था। मॉनेटरी टाइटिंग का मतलब कि हम लोग मनी सप्लाई को कम कर रहे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन पहले से था ना, 2023 से पहले तो इन्फ्लेशन बहुत आ गया था ना। तो हम लोग क्या सोचे थे कि इन्फ्लेशन को कम करेंगे, कैसे करेंगे, कम करेंगे, मनी सप्लाई को कम कर दो। ठीक है, तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए हम लोग बहुत सारा मॉनेटरी स्टेप उठाए थे।
मनी सप्लाई को कम करने के लिए। ठीक है, तो वो जो मनी सप्लाई का स्टेप उठाए थे, वो तुरंत काम नहीं करता है, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में काम करता है। तो वो भी काम करने चालू कर दिया था 2024 में। 2024 में दोनों काम करने चालू कर दिया। ये जो मॉनेटरी टाइटनिंग किए थे उसका इफेक्ट दिखने चालू हो गया, क्योंकि 1-2 साल हो चुका था। और दूसरा कि सप्लाई चेन भी थोड़ा ईज हो गया, क्योंकि जो शॉर्टकट था ना हम लोग का, स्विस कैनाल वाला रास्ता, वो शॉर्टकट क्लियर हो गया। तो हम लोग वहां से भी आराम से सामान भेजने लगे, जिससे कि सामान का दाम कम होने लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन हम लोग कंट्रोल कर लिए थे। ठीक है, ये था जो एक्चुअल में हुआ। लेकिन हम लोग इसी आधार पर बोल रहे हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा, 2025 में हम लोग का 4.3% हो जाएगा इन्फ्लेशन, और 2026 में 3.6% हो जाएगा इन्फ्लेशन। ठीक है, चल। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो क्या बात करेंगे, मॉनेटरी टाइटनिंग हुआ, सप्लाई चेन ईज हुआ, लेकिन अभी भी प्री पैंडेमिक लेवल से तो हम लोग ज्यादा ही इन्फ्लेशन के अंदर है। ठीक, क्लियर, आपको समझ में आया? ठीक। तो इन्फ्लेशन का बात कर लिया हम लोगों ने, ग्रोथ का बात कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रेड का, कि ग्लोबल लेवल पर ट्रेड किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ट्रेड का बात करते हैं। देखो, ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड कैसे हो रहा है। तो ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, कि ट्रेड किस तरह से ग्रो कर रहा है। 2023 में ट्रेड ग्रो किया था 1%, सिर्फ 1% ही ग्रो किया था ट्रेड। ठीक है, 1% ही ग्रो किया था 2023 में। 2024 में ये 3.8% से ग्रो किया। ठीक है, क्यों ग्रो कर गया, क्योंकि 2023 में सप्लाई चेन फंसा हुआ था, स्विस कैनल फंस गया था, शॉर्टकट जो था हम लोग का वो फंस गया था, इसकी वजह से उस समय कम ग्रोथ हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन जैसे ही 2024 में हम लोग का वो जो शॉर्टकट है वो खुल गया, तो हम लोग का जो सप्लाई चेन है वो आसान से जाने लगा। ठीक है, रॉ मटेरियल पहुंचने लगा, ठीक है, फिनिश गुड्स पहुंचने लगा। तो वहां पर हम लोग का थोड़ा सा राहत मिला, इसीलिए हम लोग का जो ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज है वो बढ़ा। साथ में सर्विस भी हम लोग का बढ़ा था, सर्विस ट्रेड। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल में सर्विस ट्रेड तो बढ़ ही रहा था, सप्लाई चेन जो फंसा हुआ था वो सप्लाई चेन में ठीक हो गया। इसकी वजह से हम लोग 2024 में 3.8% का ग्रोथ मिला। ठीक है, मर्चेंटाइज ट्रेड का बात करते हैं, यानी गुड्स का सिर्फ बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का तो बात कर लिए, गुड्स का बात करो खाली। तो 2023 में गुड्स का जो ट्रेड था ना वो कम हुआ था 1% से। ठीक है, क्योंकि वहां पर सप्लाई चेन का इशू आ गया था। फिर 2024 में सप्लाई चेन का इशू ठीक हो गया, तो फिर वापस से मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो बढ़ गया, गुड्स का जो ट्रेड है ये बढ़ गया, कितना बढ़ा, 2.9%। इसके बाद वापस से 2025 में जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, यानी कम होने वाला है, 0.2% से और थोड़ा सा गिर जाएगा मर्चेंडाइज ट्रेड। ये क्यों, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की वजह से। अब जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन भी मैंने आपको इकोनॉमिक में बताया था। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कि कंट्रीज जो है ना अब जो है वो ग्लोबलाइजेशन से भाग रहा है, और कंट्रीज जो है ना अपना अपना एक ग्रुप बना ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलकर के एक ग्रुप बना लिया है। ठीक है, पाकिस्तान, चाइना और मान लो कि रसिया, ये तीन को मान लो एक तरह से एक बना लिया है ग्रुप। ठीक है, इसके बाद मान लो कि इंडिया एक ग्रुप बना लिया है, इंडिया, रसिया और यूएई। ठीक है, ये एक ग्रुप बना लिया है। उधर क्या किया है, यूएसए और यूरोपियन यूनियन, ये लोग अपना एक ग्रुप बना लिया है। और ये लोग बात कर रहा है कि हम लोग अपना ग्रुप में ही अच्छा अच्छा ट्रेड वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, जहाँ पर एक कंट्री कहीं पर भी अपना सामान बेच सकता था, अब नहीं बेच पा रहा है। इसकी वजह से जो मर्चेंडाइज ट्रेड का ग्रोथ है वो कम हो गया है। कितना ग्रो कम हो गया, मतलब कम हुआ नहीं है, कम होने वाला है, 0.2% से और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसको बोल रहे हैं हम लोग जियो फ्रेगमेंटेशन, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इतना क्लैरिटी हुआ कि ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज का ग्रोथ क्यों हमारा कम होने वाला है। अभी तो बढ़ा है, 2023 से बात करें तो बढ़ा है, पहले 1% का ग्रोथ था, इस साल 3.8% का ग्रोथ है। लेकिन आगे में थोड़ा ग्रोथ कम होगा मॉनेटाइज ट्रेड को लेकर के। ठीक है, चलो, इतना तो आपको क्लैरिटी हो गया इसमें। तो ट्रेड भी समझ लिए आप, ग्रोथ भी समझ लिए और इन्फ्लेशन भी समझ लिए। अब कुछ इवेंट्स हुआ है पिछले साल, वो भी आपका आरबीआई में बताया गया था, उस इवेंट्स को हम लोग यहाँ समझते हैं। पहला, कि जो डॉलर है ना ये बहुत स्ट्रांग बन के रहा है। अब हम लोग को खींच चढ़ गया डॉलर से, अब हम लोग बोले हैं डॉलर को देख लूंगा, डॉलर तुझे देख लूंगा मैं। डॉलर जो है रिमेन फर्म एंड पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन अदर एडवांस्ड इकोनॉमी एंड इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी। डॉलर जो है वो बाकी कंट्री का जो करेंसी है उसको बहुत प्रेशर डाला है, इंडिया में बहुत प्रेशर डाला है पिछले साल 2024-25 का अगर बात करें तो। इसके बाद दूसरा इवेंट क्या है, ब्राजील को G20 प्रेसिडेंसी मिल गया है। ठीक है, G20 प्रेसिडेंट कौन था, इंडिया था। इंडिया के बाद अब ब्राजील पे पहुंच गया। अब ब्राजील के बाद किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, साउथ अफ्रीका के पास जाएगा। तो एक ट्राइका बन गया है G20 के अंदर, इंडिया, देन ब्राजील एंड देन साउथ अफ्रीका। देखो ये जो तीनों कंट्री है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा है। ठीक है,
अब G20 प्रेसिडेंसी में ये तीनों का स्टेक भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, इनका से भी ज्यादा रहेगा, रिलेशनशिप भी अच्छा है और लोकेशन भी इन लोग का साथ साथ है। इन लोग का जो है ना थिंकिंग, वो थिंकिंग भी सेम है और तीनों जो है एक तरह से टॉप लेवल पे पहुंच गया है और वो भी कहाँ G20 प्रेसिडेंसी के अंदर। तो यानी कि इन लोग का अब लार्जर शेयर रहेगा, ये लोग जो बोलेंगे उसका वैल्यू ज्यादा होगा। इसीलिए G20 प्रेसिडेंसी जब ब्राजील लिया है तो वो हम लोग के लिए बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, अब ब्राजील जो लिया प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी ले करके तीन एरियाज में प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटाइज किया तीन एरियाज को। कौन कौन सा है? कॉम्बैटिंग हंगर, पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी। दूसरा, एडवांसिंग थ्री डायमेंशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। तीसरा, रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ये तीन एरियाज है, इसको भी अगर देख लेना। तो यहाँ पर क्या क्या समझे? ग्रोथ समझे, ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है वो भी जाने। इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है, लेकिन डर है कि कम होगा भी कि नहीं होगा। तो ट्रेड का बात की, जो ग्लोबल ट्रेड है वो आईएमएफ के हिसाब से क्या है? आईएमएफ बोल रहा है कि 2024 में थोड़ा ट्रेड बढ़ा था, अगर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का देखा जाए। और सिर्फ गुड्स का देखा जाए तो गुड्स तो अभी फिलहाल बढ़ा है उसका ग्रोथ, लेकिन अगले बार कम भी हो सकता है क्योंकि जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। फिर इवेंट में हम लोग देखें कि यूएस डॉलर जो है वो बहुत स्ट्रांग निकल के आया था। फिर ब्राजील जो है G20 प्रेसिडेंसी इंडिया से ले लिया, इसमें इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का ट्राइपा होने वाला है। और ब्राजील जो है तीन एरिया पे फोकस कर रहा है। पहला, हंगर, पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का थ्री डायमेंशन पर, जैसे इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल। और तीसरा, ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर को हम लोग रिफॉर्म करना है। इतना हो गया आपको? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद होने से मतलब है। ठीक है, अब डेफिसिट का बात करते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, पेंडेमिक के टाइम पर ना कंट्री जो है ना बहुत खर्चा किया था, करना बनता भी था। और कलेक्ट किया था टैक्स कम, यानी कम टैक्स कलेक्ट करके खर्चा ज्यादा किया था। तो कहाँ से खर्चा किया होगा? कुछ लोन्स वगैरह लिया होगा, ठीक है, या फिर कुछ जो है अपना जो सेविंग्स रखा होगा उसको खर्चा किया होगा। अब जो है पेंडेमिक के बाद अभी जो है ना फिजिकल कंसोलिडेशन है, कर रहा है, लेकिन वो स्लो है। वो फिजिकल कंसोलिडेशन, फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि अपना खर्चा कम करना। अभी सरकारें जो है वो अपना खर्चा बहुत स्पीड से कम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पब्लिक डेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और वो या तो स्टेगनेंट रह रहा है। तो अभी जो ग्लोबल पब्लिक डेट जीडीपी रेशियो है ना, वो 100% होने वाला है बाय 2030 एज पर आई। मतलब इसका मतलब कि ग्लोबली जितना भी लोन लिया गया है देशों के द्वारा, वो जीडीपी के बराबर होने वाला है। मान लो जीडीपी जो है, पूरा ग्लोबल जीडीपी जो है वो 1,000 करोड़ है, 1,000 लाख करोड़ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इतना ही पब्लिक डेट भी होने वाला है सारा कंट्री का मिलाकर बाय 2030। ठीक है, याद रखिएगा, इस डेटा को भी आप याद रखिएगा कि ग्लोबल पब्लिक डेट जो है, ग्लोबल पब्लिक डेट जीडीपी रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू रीच डैश परसेंटेज बाय 2030। ठीक है, देखो अगर मैं मान लो कि इसका टेस्ट ना बना पाऊँ, ऐसे तो मैं बना दूंगा, लेकिन अगर मैं ना बना पाऊँ तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, ऐसे मैं बनाऊंगा, लेकिन जस्ट इन केस अगर नहीं बना पाया तो, टाइम नहीं मिल पाया तो, और अगर मुझे ऐसा लगा कि ये वाला कंटेंट भी आपको देना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो उस पर काम करा और टेस्ट देने भूल गया तो इसीलिए। ठीक बात। चलो अब बात करते हैं इंडियन हाईलाइट्स के बारे में। ग्लोबल हाईलाइट्स को देख लिया हम लोगों ने, अब इंडियन हाईलाइट्स को देखते हैं। इंडियन हाईलाइट्स का बात करते हैं, है ना। ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ इंडिया में कैसा ग्रोथ चल रहा है। इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में फॉग चल रहा है, तो चलेगा अब, है ना। इंडिया इज रेजिलियंट ड्यूरिंग 2024-25 डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल स्लोडाउन। ग्लोबल स्लोडाउन देख के आए, लेकिन बोला जा रहा है कि इंडिया का ग्रोथ जो है ना ग्लोबल स्लोडाउन से इफेक्ट नहीं पड़ा है। इंडिया स्ट्रांग रहा है, रेजिलियंट रहा है। फाइनेंशियल 24 और 25 में डेटा यहाँ पर दिया गया है। रियल जीडीपी ग्रोथ जो है फाइनेंशियल 24 में 9.2% रहा था और फाइनेंशियल 25 में 6.5% रहा है। रियल जीबीए ग्रोथ जो है वो 8.4% था FY 24 में, FY 25 में 6.4% रहा है। ये जो जीबीए ग्रोथ है, इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ है, इसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बात करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ में कमी आया, सिर्फ 4.3% ही ग्रो कर पाया। लेकिन यहाँ पर भी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था ना, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, वहां पर हाईएस्ट लेवल हम लोग को मिल गया था ग्रोथ का। 2012-13 के बाद हाईएस्ट इस बार ग्रो किया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तीसरा आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जो है इसके पास 64.1% जीबीए का शेयर है। ठीक है, इसका ग्रोथ हुआ था 7%। ये तो सेम टू सेम लग रहा है हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा। तो यहाँ पर आप समझे कि ग्रोथ का क्या सीन।
चलो, इसके बाद अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स। इंडिया जो है ना, क्लाइमेट के लिए काफी काम किया है। डिस्पाइट अनसर्टेनिटी अराउंड द ग्लोबल कोऑर्डिनेटेड एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, इंडिया इज अमंग टॉप 10 हाई परफॉर्मर्स फॉर 6 ईयर इन अ रो इन अ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। यहाँ पे बोल रहा है कि अभी जो है ग्लोबली क्लाइमेट चेंज को लेकर के सब कोई अच्छे से काम कर भी नहीं रहा है, लेकिन इंडिया इसके बावजूद टॉप 10 हाई परफॉर्मेंस में आ रहा है, और वो भी लगातार 6 साल के लिए इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है, इसके अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं 63 कंट्रीज को और यूरोपियन यूनियन को, जो कि मिल करके 90% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है। यानी जो मेन आदमी लोग कर रहा है, जो मेन कंट्रीज लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है, उन लोग को ही सिर्फ हम लोग यहाँ पर इवेल्युएट करते हैं कि वो लोग क्या काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, तो वो लोग क्या काम कर रहा है उसको हम लोग समझ रहे हैं इस इंडेक्स की मदद से। इस इंडेक्स में हम लोग 4 कैटेगरीज में चीजों को देखते हैं। पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी। जो भी कंट्रीज है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए क्या काम कर रहा है और कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी कितना बढ़ा रहा है। इंडिया का कितना है, 47% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ग्रीन हाउस रिन्यूएबल कैपेसिटी है ना। इसके बाद एनर्जी यूज कोई भी कंट्री कैसा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है। और क्लाइमेट पॉलिसी, क्लाइमेट के लिए कोई पॉलिसी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये भी हम लोग देखते हैं। ये 4 कैटेगरीज को चेक करके हम लोग इंडेक्स में नंबर देते हैं। इंडिया जो है उस नंबर में टॉप 10 में आ रहा है, वो भी लगातार 6 साल के लिए। तो ये भी एक बड़ा सा बात है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक डेटा हम लोग और देखे थे इकोनॉमिक सर्वे में। क्या देखे थे कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट के रिगार्डिंग क्या देखे थे यार, हाँ, जो ग्लोबल गैस ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंडिया करता है ना पर कैपिटा, वो 1/3 है ऑफ ग्लोबल एवरेज, ये हमने देखे थे। ठीक है? अब इन्फ्लेशन का बात करते हैं। देखो, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एक तरह का ना आपका मतलब डेटा को रखने का दिमाग में एक टेक्निक है। अब आप जान गए हैं कि डेटा है क्या। अब वो डेटा को ही आप आराम से बोल रहे हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे और या फिर एज पर एनुअल रिपोर्ट डिस्क्रिप्टिव में, तो आपको बहुत हेल्प होगा उसमें। ठीक है, तो ये हो गया ग्रोथ का बात और क्लाइमेट चेंज का बात। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का क्या सीन है भाई, FY 24 में, FY 25 में हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है। हेडलाइन इन्फ्लेशन को ही हम लोग बोलते हैं CPI। ठीक है, और इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसको ही हम लोग बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना था FY 24 में, 5.4%। FY 25 में कितना है, 4.6%। ठीक है, इस पर कोर इन्फ्लेशन का बात करते हैं। कोर इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन होता है जहां पर हम लोग फूड का प्राइस और फ्यूल का प्राइस को कंसिडर नहीं करते हैं। फूड का प्राइस और फ्यूल का प्राइस को कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भला, कौन सा ये दुश्मनी कर दिया है ये फूड और फ्यूल का प्राइस। कोर इन्फ्लेशन में हम लोग सिर्फ उसको ही देखते हैं जिसका प्राइस ना वॉलेटिलिटी ना हो। जैसे ये जो फूड का प्राइस है ना, अभी देखो कि अभी बारिश पूरा हो रहा है पंजाब में, तो फूड का प्राइस बहुत भागेगा। ठीक है, अब अगले बार हो सकता है कि फूड का प्राइस कम भी हो जाए, फ्यूल का प्राइस भी ऐसा हो सकता है पूरा कम हो जाए। इससे तो हम लोग ये आइडिया ही नहीं मिल पाएगा कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, क्योंकि फूड की वजह से इन्फ्लेशन ऊपर नीचे हो सकता है बार बार। तो वो हम लोग इसीलिए फूड को और फ्यूल को अलग करके भी एक इन्फ्लेशन चेक करते हैं। उस इन्फ्लेशन को बोलते हैं कि कोर इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन का मतलब कोर इन्फ्लेशन का बात की है, और एक हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात की। हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर तो आपका कोर इन्फ्लेशन भी आ गया और प्लस फूड इन्फ्लेशन भी आ गया, फ्यूल इन्फ्लेशन भी आ गया, है ना। तो आप याद रखना, ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो याद रखो, और कोर इन्फ्लेशन है उसको याद रखो। फ्यूल प्राइस जो है ना वो डिफ्लेशन में चल रहा है 2.5% का, यानी 2.5% रेट गिर गया है फ्यूल फ्यूल का। लेकिन ये जो है सिर्फ सुनने को ही अच्छा है, पेट्रोल का प्राइस थोड़ी गिरता है, हम लोग को परेशानी झेलना ही पड़ता है। फ्यूल का प्राइस भले कम हो गया हो, लेकिन टैक्स तो हम लोग देना पड़ता है फ्यूल के अंदर भी। ठीक है, तो क्लैरिटी आपको मिल रहा है कि नहीं बताओ। इन्फ्लेशन जो है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है, 5.4% से गिर करके हो गया 4.6%। कोर इन्फ्लेशन जो है वो 4.3% से गिर के हो गया है 3.5%, है ना, 3.5%। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो कम क्यों हुआ है, सबसे पहला कि एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग का रोबस्ट हुआ था, इसीलिए कम हो गया था। ठीक है, दूसरा, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी कम हुआ था। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस क्यों कम हुआ था, क्योंकि शॉर्टकट स्विज कैनाल वो खुल गया था। इसके बाद सप्लाई चेन का प्रेशर भी कम हो गया था क्योंकि स्विज कैनाल खुल गया था। लैग्ड मॉनेटरी इंपैक्ट, हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी बनाया था, वो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने क्या बोला, 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद अपना इफेक्ट दिखाता है। तो हम लोग कब किए थे चालू, 2022-23 में हम लोग ना मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन किए थे, और वो भी बहुत देर के बाद हम लोग का फिर देखने को मिला।
रिजल्ट देखने को मिला। कब रिजल्ट देखने को मिला? 2024-25 में रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो टाइम लगता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है तुरंत होता नहीं है। अभी आप देखोगे कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ना सीआरआर जो है, रेपो या सीआरआर या फिर बोलो रेपो रेट बोलो, हम लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। सीआरआर भी और रेपो रेट भी, मान लो इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि मनी सप्लाई कम होगा। मनी सप्लाई अगर मान लो कि कम हुआ, तो लोगों के पास कम पैसा आएगा तो कम डिमांड करेगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन ये तुरंत होगा नहीं, इसके लिए 1 साल लग जाएगा। जब 1 साल लग जाएगा, तब तक हम लोग 1 साल जब लग रहा है, इफेक्ट में आ रहा है, तब लोग तो हम लोग वापस से और पैनिक करके और पैनिक करके और पैनिक करके रेपो रेट को बढ़ा रहे होंगे, ठीक है, या फिर क्रेडिट सीआरआर को बढ़ा रहे होंगे। तो क्या होगा ना कि कितना करना चाहिए हम लोग को मनी सप्लाई को कम, ये हम लोग समझ नहीं पाते। मनी सप्लाई अपना धीरे धीरे करके कम होने वाला है, और हम लोग और कम करने के लिए और चीज हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं। मतलब आप सोच समझो कि सीआरआर, फॉर एग्जाम्पल सीआरआर अगर मान लो, सीआरआर नहीं रेपो रेट को बोलते हैं। अगर मान लो अब रेपो रेट जो है ना, फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट हम 50 बेसिस पॉइंट से अगर कम करेंगे ना, तो मेरा काम हो जाएगा अगले 2 साल में, ठीक है। लेकिन अगला 2 साल के बाद हमको ये मालूम चलेगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो हमको मालूम नहीं चल रहा है। तो अभी हमको ये नहीं मालूम चल रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट करें या 60 बेसिस पॉइंट करें या 100 बेसिस पॉइंट करें या सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट से काम हो जाएगा। यहाँ हम ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितना रेपो रेट को कम करें या फिर रेपो रेट को बढ़ाएं कि मनी सप्लाई में हम लोग को डिजायर्ड इम्पैक्ट मिल जाए। यही प्रॉब्लम, क्योंकि हमको रिजल्ट बाद में दिखने वाला है। तो ये चीज में क्या होता है ना, आरबीआई कभी कभी ज्यादा कर देता है, कभी कम कर देता है। जरूरत से ज्यादा कर देता है तो बाद में उसको फिर से हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग किए थे, आरबीआई जो किया था, उसका इफेक्ट अभी दिख रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो गया। लेकिन इन्फ्लेशन जो है ना बहुत कम हो सकता है, अभी इन्फ्लेशन बहुत कम में जा सकता है। और इसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वापस से मनी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। यानी उतना दिन से हम लोग क्या बोल रहे थे कि मनी सप्लाई कम करो कम करो कम करो, अब हम लोग बोल रहे हैं मनी सप्लाई बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। एक्चुअल में ऐसा हो गया है, ठीक है। अभी मनी सप्लाई जो है ना पूरा कम हो गया था, तो अभी आरबीआई क्या कर रहा है, हम ऐसा पॉलिसी लेकर के आया है कि जिसमें मनी सप्लाई बढ़ाना है, ताकि ग्रोथ भी हो सके और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत गिरे ना। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर पूरा गिर गया तो क्या होगा, डिफ्लेशन अगर हो गया तो क्या होगा, रिसेशन आएगा। मनी सप्लाई ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मनी सप्लाई कम भी नहीं होना चाहिए। मनी सप्लाई जो है एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था मॉनेटरी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी वाले वीडियो में, है ना, जो हम लोग स्टैटिक पॉइंट में समझे थे। तो इस चीज को समझो आप, मनी सप्लाई बहुत भयंकर चीज है। इसीलिए तो आरबीआई को कमेटी बनाना पड़ गया है, यार तुम देखो यार मनी सप्लाई, मेरा माथा खराब हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लैग्ड मॉनेटरी पॉलिसी इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। जो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी लगाए थे, धीरे धीरे करके हम लोग को उसका इंपैक्ट दिख रहा है, लेट से दिख रहा है, इसीलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हो गया है, ठीक है। आरबीआई एमपीसी चेंज स्टांस टू विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन टू न्यूट्रल, ठीक है। पहले क्या बोला जा रहा था, पहले एमपीसी ने स्टांस पकड़ा था विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। इसका मतलब होता है कि हम लोग जो है मनी सप्लाई कम करना चाहते हैं, मनी सप्लाई कम करना चाहते हैं। पहले ये इन लोग का कहना था, ठीक। फिर ये लोग न्यूट्रल में चेंज कर लिया। न्यूट्रल में चेंज कर लिया मतलब अभी लोग बोल रहा है कि नहीं नहीं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मनी सप्लाई बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, मेरी मर्जी। मैं चाहे ऊपर करूं, मैं चाहे नीचे करूं, मनी सप्लाई को मेरी मर्जी, ऐसा में आया। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, अप्रैल में, अप्रैल पॉलिसी अपडेट में वापस से न्यूट्रल टू एकोमोडेटिव हो गया आरबीआई। अब आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या बोल रहा है कि देखो भाई, मनी सप्लाई पहले जो बोले थे ना कि कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं, अब हम लोग ज्यादा करेंगे मनी सप्लाई, क्योंकि अब हम लोग लग रहा है कि मनी सप्लाई अभी कुछ समय बाद और कम हो जाने वाला है। हम लोग ज्यादा ही कम कर दिए, ठीक है। ज्यादा कम कर दिए तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ये मनी सप्लाई वापस से बढ़ेगा। मनी सप्लाई होना बहुत जरूरी है एडिक्वेट अमाउंट में, कम होगा तो रिसेशन आ जाएगा, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा। बड़ी समस्या थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि छोड़ो हटाओ यार, भिंडी रोटी पे ध्यान दो। दाल रोटी पे ध्यान दो, दाल रोटी चल रहा है तो भाई अपना जिंदगी मस्त, ठीक बा। इन्फ्लेशन समझे, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आप आरबीआई एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो यार, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज तो आप झेलना पड़ेगा। मैंने कोशिश की आपको समझाने का। अब एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, भाई इसके बारे में बात करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हॉट टॉपिक बना हुआ है। आरबीआई भी ग्रो कर रहा है, बताओ, वैकेंसीज बढ़ा नहीं रहा है, वैकेंसीज भी बढ़ाओ यार। हाँ, आरबीआई असिस्टेंट का वैकेंसीज ही नहीं लेकर के आ रहा है, लाना चाहिए। जबकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनचेंज है एट 3.2%। अनएम्प्लॉयमेंट गिरा था पिछले साल
FY24 में, तो इस साल भी उतना ही रहा है, 3.2% ही रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 60.1% है FY25 में। 60.1% मतलब कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि काम करना चाहते हैं या फिर काम कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिसका एज 15 प्लस है, प्लस वो काम कर रहे हैं, मतलब कि वर्किंग है, या फिर सीख वर्क सीख कर रहे हैं, मतलब काम खोज रहे हैं, ठीक है, 1 to 1। तो ऐसे कितने लोग हैं? 60.1% है ऐसे लोग, ठीक। इसका बोला गया है कि वर्कर पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ है। वर्कर पॉपुलेशन का मतलब कि जो एक्चुअल में लोग काम कर रहे हैं वो उसका भी बढ़ा है पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडियन हाईलाइट्स भी हम लोग देख लिए। देखो इंडियन हाईलाइट्स इतना देख लिया, अभी और थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। इंडियन हाईलाइट्स में एक्सपोर्ट का क्या सीन है, ठीक है। ट्रेड का सीन तो देख लिया ना हम लोग, ट्रेड का सीन देख लिया यहाँ पर, है ना। अच्छा नहीं देखे थे क्या? अच्छा ग्लोबल ट्रेड देखे थे तभी। अच्छा, इंडियन इंडियन ट्रेड बचा हुआ है अभी। चलो एक्सपोर्ट देखते हैं क्या सीन है, क्या सीन है। चलो ये देखो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट देखते हैं। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है हमारा 3.1% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2023-24 में, और फिर वापस से बढ़ा है 0.1%, ठीक है। यानी पहले 3.1% से गिरा और फिर बढ़ा तो सिर्फ 0.1% ही बढ़ा, यानी नेट में तो गिरा ही है, ठीक। मर्चेंडाइज इम्पोर्ट का बात करते हैं, कितना हम लोग गुड्स इम्पोर्ट करते हैं। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 5.3% इन FY24, इम्पोर्ट ग्रू बाय 6.2%। यानी इम्पोर्ट जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था 5.3%, लेकिन बढ़ा है 6.2%, यानी नेट में बढ़ा है। नेट में एक्सपोर्ट कम हो गया है, नेट में इम्पोर्ट बढ़ गया है, इसका मतलब कि ट्रेड डेफिसिट हो गया है। तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट हैज वाइडेंड। इसके बाद देखो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो कितना परसेंटेज हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं? तो ओनली 1.3% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का 1.3% जो है हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, ये क्या उसको बोलते हैं, इम्पोर्ट, ठीक है। अप्रैल टू दिसंबर का बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये देखो हम लोग का रेमिटेंस और सर्विस एक्सपोर्ट की वजह से ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो नॉर्मल हो पाया है, या फिर मैनेजेबल हो पाया है। नहीं तो मैनेजेबल ही नहीं हो पाता। करंट अकाउंट डेफिसिट में आप देख पा रहे हो कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो एकदम थोड़ा सा ग्रो किया, लेकिन मर्चेंडाइज इंपोर्ट बहुत ग्रो कर गया। तो यहाँ पर तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत खराब हो जाना चाहिए, लेकिन उतना भी खराब नहीं हुआ है, अभी भी मैनेजेबल है। क्यों? किस वजह से? रेमिटेंस की वजह से। हमारा देश जो है वो टॉप रेमिटेंट है, रेमिटेंस रिसीवर। दूसरा, सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर हम लोग बहुत आगे हैं। सर्विस ग्रोथ हमारा कितना हुआ है? हम लोग 7वें नंबर पे आते हैं सर्विस ग्रोथ में, ठीक है। वी आर प्राउड ऑफ आवर सर्विस इंडस्ट्री। मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट का सीन, समझ लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बात कर लेते हैं, ठीक है, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या सीन है। एफडीआई आपको मालूम है ना। एफडीआई का मतलब होता है जब बाहर का कोई आदमी इंडिया में आकर के फैक्ट्री सेटअप कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि कंपनी खोल करके मेन कंट्रोल हाथ में लेता है, उसको बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है कि इंडियन कंपनीज में हम बस इन्वेस्ट कर दिए हैं, या फिर इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लिए, इतना, इसको बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई आपको मालूम चलिए। अब देखो नेट एफडीआई इनफ्लो कितना हुआ है? 0.4 बिलियन। नेट एफडीआई इनफ्लो सिर्फ 0.4 बिलियन हुआ है। नेट एफडीआई इनफ्लो का क्या मतलब हो गया? नेट एफडीआई का मतलब हो गया कि हम लोग कुछ एफडीआई दूसरी जगह में किए होंगे, दूसरा कंट्रीज में, और दूसरा कंट्री वाला हम लोग के यहाँ पर किया होगा। तो नेट में हम लोग का कंट्री में कितना इन्फ्लो आया है उसको बात कर रहे हैं। तो नेट में हम लोग का एफडीआई इन्फ्लो कितना है? 0.4 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब नेट एफपीआई इन्फ्लो की बात करते हैं। नेट एफपीआई इन्फ्लो कितना रहा है? 1.7 बिलियन रहा है FY25 में। इट इज ड्रास्टिकली लोअर देन 41.6 बिलियन FY24, ठीक है। एफपीआई जो है हमारे देश में, नेट एफपीआई कितना आया है? 1.7 बिलियन। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ड्रास्टिकली लोअर देन 41.6 बिलियन, ठीक। अचानक से कम हो गया है हमारा नेट एफपीआई इनफ्लो, ठीक है। चलो इसके बाद कहा जाता है कि फोर्थ इंडिया इज प्लेस्ड फोर्थ इन टर्म्स ऑफ ग्रीनफील्ड एफडीआई कैपिटल आफ्टर द यूएस, फ्रांस एंड यूके अकॉर्डिंग टू एफडीआई मार्केट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है ना, अभी इसको फोर्थ नंबर पर रखा गया है इन टर्म्स ऑफ ग्रीनफील्ड एफडीआई कैपिटल। यानी लोग जो है ना, जो कंट्रीज है, बाकी कंट्रीज, वो लोग चाहते हैं इंडिया पे एफडीआई कैपिटल लगाना, यानी इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करना, इंडिया में असेंबली लाइन लगाना, ठीक है। इसीलिए इस चीज में इंडिया जो है फोर्थ नंबर पे आता है। पहला पे कौन आता है? क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा यूएस, फ्रांस, यूके,
कौन है जो नंबर 1 पे आता है? तो आपका आएगा यूएस, फ्रांस, देन यूके और फिर इंडिया। ठीक है। टॉप 5 सोर्स क्या है एफडीआई इनफ्लो के अंदर, यानी कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ से एफडीआई आता है, टॉप 5 सोर्स क्या है ये समझो। और फिर देखेंगे कि टॉप 5 ऐसा डेस्टिनेशन कहाँ है जहाँ पर हम लोग एफडीआई कर देते हैं। ठीक है, ये देखो, टॉप डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ पर हम लोग एफडीआई करते हैं, एफडीआई आउटफ्लो होता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो, याद कराऊं मैं आपको, एकदम सिंपल याद हो जाएगा आपको। अगर अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड का नाम सुमन है या फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम सुमन है, तो वो सुमन आ रही है आपके घर। ठीक है, आपके घर आ रही है और वो आपको पसंद करती है, इसीलिए आपके घर आ रही है। ठीक है, आप लोगों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, तो आप क्या बोलोगे? सुमनु, सुमनु इधर आओ सुमनु। ठीक है, और अगर मान लो कि वो गुस्सा करके जा रही है आपसे, घर दूर जा रही है, तो उस समय आप क्या बोलोगे? बाय सुमन, बाय। उस समय आप नहीं बोलोगे बाय सुमनु बाय, नहीं, आएगी तो बोलेगा आओ सुमनु, जाएगी तो बोलेगा क्या? बाय सुमन, या बाय सुमन जाओ मिल लो, ऐसे बोलोगे ना। तो यहाँ से सुमनु और सुमन है, उससे आप याद हो जाएगा। ठीक है, एस से सिंगापुर आ गया, एम से आ गया मॉरिशियस, यू से आ गया यूएस, ठीक है, एन से आ गया नीदरलैंड्स और यू से आ गया यूएई। सुमनु आ रही है, तो आने में सबसे नंबर 1 में कौन है? सिंगापुर, फिर मॉरिशियस, फिर यूएस, फिर उसके बाद नीदरलैंड, फिर यूएई। सुमनु आई, सुमनु आई। ठीक है, इसके बाद मान लो कि जो एफडीआई आउटफ्लो है, मान लो कोई कंट्री कहीं और हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बोलेंगे जाओ यार समझ जाओ। तो एस हो गया सिंगापुर, यू से गया यूएस, यू से हो गया यूएई और एम से हो गया मॉरिशियस और एन से हो गया हमारा नीदरलैंड। ठीक है, यूएनसी टीएडी के हिसाब से इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप 20 सोर्स कंट्रीज इन 2023, यानी 2023 में हम लोग दुनिया का टॉप 10 ऐसा कंट्री बन गए हैं जो कि दूसरा जगह में जाकर एफडीआई किए हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश का जो भी कंपनीज है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और लोग चाहता है कि हम लोग जाकर के इंटरनेशनली भी अपना स्कोप बढ़ाए, बिजनेस को बढ़ाए, इसीलिए एफडीआई जो है वो बाहर में भी हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपका? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझ गए हैं, एक्सपोर्ट समझ गए हैं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डेटा दिया गया है उसको समझ लो। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट डिक्लाइन हो गया है 4.7%, ठीक है, ऑफ जीडीपी इन 2024-25। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया है? ठीक है, और ठीक है, देखो इसको याद रखना। इसके बाद देखो इफेक्टिव कैपेक्स ग्रोथ 5.2% हुआ है इन एफआई 25। ये इफेक्टिव कैपेक्स ग्रोथ क्या होता है? कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जहां पर आप एक्चुअली में कैपिटल गुड्स बना रहे होते हैं, कैपिटल गुड्स बना रहे होते हैं या फिर मशीनरी बना रहे होते हैं, बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं। ये सब जो मेन कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा होता है ना, उसको बोलते हैं कैपेक्स। इफेक्टिव कैपेक्स का मतलब होता है कि या तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिए हैं, ठीक है, या फिर आप ग्रांट दे दिए हैं स्टेट्स को, ग्रांट दे दिए हैं, ग्रांट इन एड टू मेक कैपिटल गुड्स। या तो बोल दिए हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिए हैं, या फिर बोल दिए हैं पैसा दे रहे हैं तुम कर लो। इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल इफेक्टिव कैपेक्स। ठीक है, तो ये जो इफेक्टिव कैपेक्स है ना भाई, ये जो इफेक्टिव कैपेक्स है, ये ग्रो किया है 5.2% इन एफ आई 24। बस इसको याद रखना। ये पहले था 4.4%, लेकिन यहाँ पर आप 5.2% याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया है ग्रोथ इन ग्रॉस टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट। ठीक है, मतलब कि कितना टैक्स का पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें ग्रोथ मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, हम लोग से खून चूस के टैक्स ले रहे हो, तो पैसा तो बढ़ेगा ही ना दोस्त, बढ़ा रहे हो पैसा। हम्म, सब चीज में टैक्स ले रहे हो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ईयर का आउटलुक के बारे में बात करते हैं। एफआई 26 में रिवाइवल ऑफ कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर डिमांड का रिवाइवल हो रहा है धीरे धीरे करके, लोग अब डिमांड करने लगे हैं, और इंडिया में तो डिमांड होता ही रहेगा, क्योंकि हर दिन हर बार दिवाली आता है, दुर्गा पूजा आता है, बिग बिलियन डेज सेल आता है, तो लोग डिमांड तो करते ही हैं भाई। ठीक है, इसके बाद फिर गवर्नमेंट कंटिन्यूड थ्रस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करे जा रहा है, करे जा रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करे जा रहा है। ये शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ पे एकदम फोकस्ड है, कि हमको ग्रोथ करना है। ठीक है, हेल्दी बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स एंड कॉर्पोरेट्स। हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर नंबर 2 में समझे थे कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग है, और बैंकिंग सेक्टर जो है हमारा लास्ट 12 ईयर्स में सबसे स्ट्रांग स्थिति में है। क्वेश्चन आपका आंसर तो ऐसे ही बनेगा ना दोस्त, याद रखो, ये सब आपका आंसर आना चाहिए, ऐसे ही आप आंसर लिखोगे। रियल जीडीपी ग्रोथ, अब देखो एक्सपेक्टेड ग्रोथ के बारे में बात कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, और इससे पहले भी हम लोग जीडीपी ग्रोथ वगैरह देख करके आए, तो ये जो है वो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वाला है। प्रायोरिटी समझो,
देखो सब कुछ याद करना तो आपका जिम्मेदारी है, आपको याद करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। आपको अगर आपको ऐसा फील करके जाना है कि नहीं यार मेरा प्रिपरेशन हो गया है, सब पढ़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी कुछ प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। कुछ चीज ऐसा होगा जिसको भूल नहीं सकते हो, कुछ चीज आप भूल सकते हो, है ना। कोई चीज आपका फ्रेंड रहेगा, कोई चीज आपका गर्लफ्रेंड रहेगी, गर्लफ्रेंड को टाइम देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको लपेटा मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड को आप टाइम दे भी सकते हो, नहीं दे सकते हो। टाइम दोगे तो अच्छी बात होगा। तो यही यहाँ पर बात है। सीपीआई इन्फ्लेशन का बात करते हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ जो है 6.5% होगा, एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर के लिए। सीपीआई इन्फ्लेशन 4% होने वाला है। इफेक्टिव कैपेक्स से बात करें तो 4.3% जीडीपी होने वाला है। और ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो 4.4% होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम कर रहा है कि फिजिकल डेफिसिट है उसको हम लोग कम करेंगे, और बहुत कम कर देंगे। और जो हमारा पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो है उसको हम लोग 50% में ले आएंगे बाय 2031। इसको याद रखना। क्या हो रहा है ना, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो। पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो यानी जीडीपी का हम लोग कितना रुपया, कितना परसेंटेज पब्लिक डेट लेते हैं। सरकार जो है जीडीपी का कितना परसेंटेज लोन लेता है, डेट लेता है, उसको बोल रहे हैं हम लोग पब्लिक डेट। तो ये जो है ना हम लोग 50% करना है, 50% में करके लेना है, ठीक है। अभी कितना है, 89.92% है। चलिए ये हो गया। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आप लोग आरबीआई सर्कुलर पढ़ते हो, ठीक है। आरबीआई सर्कुलर पढ़ते हो ना। आरबीआई सर्कुलर में एक चीज मैं आपको टिप देता हूँ। आरबीआई सर्कुलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है उतना, ठीक है। ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चलो, आरबीआई सर्कुलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इसके पीछे का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। पीछे का डेटा, आगे का डेटा नहीं, पीछू का डेटा। आरबीआई सर्कुलर में बोला गया है कि हम लोग ये चीज चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज चेंज कर दे रहे हैं। तो और ये चीज जो है ये आपका 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, ये सब चेंजेस। तो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा चेंजेस हो गया या कौन सा चीज होने वाला है, पूछेगा कि अभी क्या चल रहा है। क्वेश्चन ये पूछेगा। यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है ना वो अपना हालत खराब करते हैं, बोलते हैं कि हम तो पढ़ के गए थे, हम तो सारा पढ़ के गए आरबीआई सर्कुलर, और डिटेल में करना पड़ेगा, और डिटेल में करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा और डिटेल में, स्ट्रैटेजिकली देखना पड़ेगा। मैं कवर कराऊंगा आपको, मतलब शायद कराने चालू भी कर दिया होगा जब ये वीडियो अपलोड हुआ होगा। आरबीआई सर्कुलर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। ये तो समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे अदर हाईलाइट्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये दो बहुत कुछ समझ लिए। एक ग्लोबल हाईलाइट समझ लिए और इंडियन हाईलाइट समझ लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया, ठीक, क्लैरिटी हुआ। ये तीन है ना, ये तीन स्लाइड, तीन स्लाइड आपको बहुत एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन आपका मैक्सिमम हो सकता है यहीं से बन जाए, ठीक है। क्योंकि देखो आरबीएस रिपोर्ट जो है ना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो एग्जामिनेशन से कितना पीछे आया है। अब ये जो एबे एनुअल रिपोर्ट है ये इसका 3 महीना हो चुका है, शायद 3 महीना करीब हो चुका है। तो ये पुराना है। और जब एग्जामिनेशन हो रहा होगा तब आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जो है वो 5 महीना पुराना होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, लेकिन वो डिटेल में नहीं पूछेगा। ज्यादा क्वेश्चन अभी ऐसा नहीं आने वाला। जैसे आप मान लो कि ये बजट है, बजट जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बजट एग्जामिनेशन जस्ट पहले आता ना तो बहुत क्वेश्चन उससे बनता। इकोनॉमिक सर्वे से बहुत क्वेश्चन बनता। अभी इतना क्वेश्चन नहीं बन सकता है क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया। देखो ये मैं पीवाईक्यू ट्रेंड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ चीजें। एग्जामिनेशन अभी नजदीक है इसलिए मैं आपको गाइड करता चल रहा हूँ बीच बीच में। इससे क्या होगा ना कि आपको एक जो मोनोटोनस हो रहा है पढ़ाई, ये इसमें आपको ब्रेक मिल जाएगा। आपको उस ब्रेक में कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो इसलिए मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा वर्क नहीं देखे हैं, ठीक है, वो कुछ भी बोलने लगते हैं, हाँ सर आपको कुछ नहीं मालूम है, कुछ भी आप बोल रहे हो ओलन पर। इसीलिए मुझे अलग से वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आप लोग सुनते हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ लिया हमने सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो डेटा आने वाला है ना, ये ज्यादा फोकस इस पे होगा, हम लोग का फेज 2 पे फोकस होगा इस पे। यहाँ से जो डेटा था वो आपका फेज 1 पे ज्यादा फोकस था, फेज 2 पे आप हेल्प ले सकते थे। लेकिन अब जो डेटा अभी यूज करने वाला है ये डेटा आपका फेज 2 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फेज 1 के लिए ठीक है, लेकिन फेज 2 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 गो है, 1 2 3 4, समझते हैं चलो स्टार्ट करते हैं अदर हाईलाइट्स। ठीक है, सबसे पहले है मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट के बारे में समझते हैं। सबसे पहला क्या है, तो जूम कर लिया जाए तब मजा आएगा, ठीक है। मनी सप्लाई जो है
M3 हम लोग बोलते हैं, मनी सप्लाई को ना हम लोग M3 बोलते हैं। तो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ा है, 9.6% का ग्रोथ हुआ है मनी सप्लाई के अंदर। देखा अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, अब हम लोग चाह रहे थे कि मनी सप्लाई कम होगा तो हम लोग को बेनिफिट होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लेकिन कम करने का चक्कर में क्या हुआ ना, बहुत कम हो गया था। फिर बहुत कम हो गया तो आरबीआई वापस से मनी सप्लाई बढ़ाया, तो मनी सप्लाई जब वापस से बढ़ाया तो 9.6% हो गया। ठीक है, मतलब उसका ग्रोथ हुआ मनी सप्लाई में। इसके बाद देखो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो आउटपेस कर दिया है डिपॉजिट ग्रोथ, यानी जितना डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है उससे ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ हुआ है। डबल डिजिट का क्रेडिट ग्रोथ हुआ है। कैसे हुआ है? रिटेल सेक्टर के थ्रू हुआ है, सर्विस सेक्टर की वजह से हुआ है और एग्रीकल्चर सेक्टर के थ्रू ही हुआ है। इसका ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू जो है वो बजट, क्रेडिट ग्रोथ आउटपेस्ड डिपॉजिट ग्रोथ, यानी जितना डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हुआ है उससे ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ हुआ है। और ये कैसे हुआ है? रिटेल सेक्टर के द्वारा, सर्विस सेक्टर के द्वारा और एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा। ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू की बात करते हैं ना, जो ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू है ये सबसे ज्यादा बढ़ गया है। ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू बजटेड टू रीच इट्स पीक ऑफ 12% ऑफ जीडीपी। ठीक है, इन 2025-26 हाईएस्ट पोस्ट 2007-8, 2007-8 के बाद हाईएस्ट टैक्स रिवेन्यू होने वाला है सरकार का। ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू जो है वो पीक पे पहुंचने वाला है, 12% ऑफ जीडीपी। अभी हमारा जीडीपी भी बढ़ा है, इसको भी याद रखना, जीडीपी भी बढ़ा है, लेकिन उस जीडीपी का बढ़ने के साथ हम लोग 12% ऑफ जीडीपी ले रहे हैं टैक्स नॉर्मल जनता से। अन्याय हुआ है मेरे साथ, ये सही नहीं हुआ है। टैक्स लिया जा रहा है इतना, एकदम चूस ले रहा है मिडिल इनकम को यार। 12% ऑफ जीडीपी खींच लिया है, बताओ। और मतलब खींचने वाला है 2025-26 में 12%। तो हम लोग बोलना चाहिए सरकार 12-12, 12 जल्दी 12, 12-12, 12% जीडीपी का ले रहा है, 12% जीडीपी का ले रहा है, 12-12, 12। इंडिया रिमेन टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट इन 2024। ठीक है, बस यही सहारा है। इंडिया टोटल रेमिटेंस जो है उसका रिसिप्ट कितना हुआ है? 137.7 बिलियन यूएस डॉलर ड्यूरिंग 2024। इसके बाद एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 19.1% है, यानी 19.1% ऑफ जीडीपी हम लोग बाहर से मतलब लोन लेते हैं, डेट लेते हैं। इंडिया का जो फॉरेक्स रिवेन्यू है, फॉरेक्स रिजर्व हो गया, यहाँ पर कुछ कुछ गड़बड़ करता है मेरा टीम यार। यहाँ पर इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है ना वो कितना कवर करता है? 11 मंथ्स ऑफ मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स। ठीक है, यानी हमारे पास इतना पैसा है, फॉरेक्स रिजर्व इतना है कि हम लोग 11 मंथ का इम्पोर्ट को अभी हैंडल कर सकते हैं। देखो ये 7 नंबर वाला पॉइंट जो बोला, लास्ट वाला पॉइंट, ये हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ लिए थे। ठीक है, सेम चीज, ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू भी पढ़े थे शायद। तो मैंने बोला ना, रिपोर्ट्स का भी एक साथ पढ़ना जिससे आपको क्या आइडिया मिल जाएगा डेटा का, और वो सारा डेटा को एक जगह में लिख लेना। इकोनॉमिक सर्वे में लास्ट मैंने आपको समराइज करके मतलब समरी के लिए एक शीट दिया, 2 शीट, वो खाली है, मैंने इसीलिए दिया है खाली, ताकि तुम भरवा। मैं प्लान करके चलता हूँ यार, आप मेरे पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्रेडिट डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके बारे में समझते हैं। ईडीडीपी, ठीक है, expanding and deepening digital payments ecosystem extended to all district except 2 district of Andaman and Nicobar Islands and 1 district of Manipur। देखो इसके अंदर हम लोग क्या करना है जानते हो? ये प्रोग्राम जो है ना, एक्सपेंडिंग एंड डीपनिंग डिजिटल पेमेंट्स, हम लोग चाहते हैं ना कि इंडिया के अंदर हर एक जिला में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोग डिजिटल पेमेंट ही करें, ताकि उसमें भी टैक्स कमा ले। सॉरी, तो मतलब चाहता ये है कि सब जगह डिजिटल पेमेंट हो, सब जगह। एक कोई भी गांव का आप नाम याद कर लीजिए, कोई भी गांव, उस गांव में भी ये चाहता है कि ये पहुंच जाए, यहाँ पर क्यूआर सिस्टम पहुंच जाए, रुपए कार्ड एक्सेप्ट होने लगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन हो जाए, वहां पर एटीएम बहुत सारा हो। ये हम लोग चाहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, एक्चुअली में हम लोग पूरा सिस्टम बैठा दिए हैं, और वहां पर बैंक्स को बैठा बैठा दिए हैं, भेज दिए हैं, जहां पर आसानी से लोगों को क्यूआर मिल जाएगा। लोगों को ये अवेयरनेस भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको क्यूआर का पेमेंट करना है, डिजिटल कैसे होना है, ये हम लोग को बताया जाएगा। तो ये प्रोग्राम उसी को लेकर के है। आरबीआई चाहता है कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करके वहां पर अपना लोग भेज दें, अपना ऑफिसर भेज दें, अपना बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भेज दें, बैंक्स को भेज दें, और उन बैंक्स को बोले कि आगे तुम लोग वहां के लोगों को सिखाओ, बताओ, और उन लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूड करो। कैसे इंक्लूड करोगे? डिजिटल पेमेंट उन लोग को सिखाओ, उन लोग को क्यूआर सिखाओ। वहां का जो भी मर्चेंट्स होगा पहले उन लोग को क्यूआर कोड देंगे कि देखो तुम यहाँ पर दुकानदार हो, दुकानदार तुम ये वाला तुम क्यूआर लो, तुमको सस्ता में हम दे दे रहे हैं।
पीआईडीएफ स्कीम के तहत सस्ता में क्यूआर कोड मिल जाता है, तुमको दे देते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करो, तुम पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगा लो, जैसे कि कार्ड स्वाइप करने वाला। तो अगर तुम दुकान वाला कर लेगा तो उसके बाद फिर बाकी लोग को हम लोग बोल देंगे आ जाओ यहाँ पर तुम लोग अपना स्वाइप करो, बस। एईपीएस का टेक्नोलॉजी हम लोग ले आएंगे। तो क्या होगा कि कोई मान लो अनाज लेने के लिए जा रहा है, गरीब आदमी, ठीक है, उसके पास रुपया नहीं है, उसका बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, सरकार बैंक अकाउंट पैसा दिया था, लेकिन उसके पास अभी पैसा निकालने के लिए एटीएम नहीं है, कहाँ निकालने जाएगा बूढ़ा बेचारा। तो क्या करेगा, जा करके दुकान में जाके बोलेगा कि हम अपना अंगूठा से पेमेंट कर दे वो, तो हाँ कर ही दे, तो वो कर देगा सुई, तो उसका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज करने के लिए, तो आसानी से करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसके अंदर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बना लिए हैं। ठीक है, कहाँ तक बना लिए हैं हम लोग, सब जगह बना लिए, पूरा इंडिया में बना लिए हैं, एक्सेप्ट 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। इसके अलावा हम लोग सब जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए। अब हम लोग को कवरेज करना चालू करना है। मतलब अब हम लोग बोलेंगे कि देखो हम लोग तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए हैं, क्यूआर कोड भी दे दिए हैं, बैंकिंग सुविधा भी पहुंचा दिए हैं, अब लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना है और लोगों को बोलना है कि यूज करो जा करके। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर यूज करवाएंगे। ठीक है, चल यूज कराएंगे। इसीलिए हम लोग का 25-26 का एक एजेंडा भी है, अचीविंग 100% कवरेज इन 80% डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री बाय 2026 अंडर ईडीपी। ठीक है, ठीक है, तो समझ लिया हम लोग ईडीपी प्रोग्राम क्या है। इसके बाद एमएसएमई के लिए ना, हम लोग चाहते हैं कि एमएसएमई को थोड़ा सा हेल्प करें। तो बैंक क्रेडिट टू एमएसएमई इंक्रीज बाय 14.8% ईयर ऑन ईयर। ये तो फैक्ट है, डेटा है, ये पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि बैंक क्रेडिट जो है एमएसएमई का वो कैसे बढ़ा है, कितना बढ़ा है, ये बताओ। ठीक है, तो आप बता दोगे। इसके बाद एमएसएमई के लिए ना कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है बैंक के ऊपर। मतलब बैंक को कुछ बताया गया है कि देखो एमएसएमई को लोन दे रहे हो ना, तो कुछ चीज फॉलो करो। पहला, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को हम लोग कहे हैं, पहला बोला है कि देखो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, यू आर एडवाइज टू हैव अ यूनिफॉर्म टर्न अराउंड टाइम फॉर लोन्स अप टू 25 लाख फॉर एमएससी बोरोवर्स। यानी जब मीडियम और स्मॉल बोरोवर्स है, वो जब जाता है लोन अप्लाई करता है, तो आपको कुछ एक टर्न अराउंड टाइम देना पड़ेगा कि कितना टाइम में आपको जो लोन सेंक्शन हो जाएगा। आपसे हम कोई लोन मतलब एप्लीकेशन ले रहे हैं, कुछ चीज वेरीफाई कर रहे हैं, फिर लोन दे रहे हैं। तो ये जो टाइम लग रहा है ना, ये टाइम आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ये है 14 डेज। यानी 14 डेज के अंदर आपको काम कर देना होगा। लेकिन अगर मान लो कि 1 करोड़ का लोन है, तो मतलब 1 करोड़ का लोन के लिए तो 14 दिन बहुत कम हो जाएगा ना। इसीलिए बोल रहे हैं 25 लाख तक का अगर लोन कोई ले रहा है, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है, तो उस केस में आपको टर्न अराउंड टाइम जो है वो आपको 14 डेज का रखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए हम लोग क्या कहें। अब इसके बाद फिर है ना, एक और बात कहें कि इट वॉज आइटरेटेड to implement CPTS, Credit Proposal Tracking System, and inform the MSME borrowers in writing the main reason of rejection in loan application। यहाँ पर मतलब कि ये जो सिस्टम है ना CPTS, इसके अंदर एमएसएमई को ये मालूम चल जाएगा कि मेरा लोन जो है वो कितना अप्रूवल होने वाला है, या फिर कहाँ पर जाकर के मेरा अप्रूवल नहीं हो पाया, क्या कारण था जिसकी वजह से मेरा जो लोन है वो अप्रूवल नहीं हो पाया, रिजेक्ट हो गया। तो इसको समझाने के लिए कोई भी बैंक को ये सीपीटीएस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक को सीपीटीएस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सीपीटीएस का फुल फॉर्म है क्रेडिट प्रपोजल ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक, ये भी हो गया। इसके बाद क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, देख लेते हैं उसको भी। इसके लिए क्या बोला है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना, उसका नंबर घट गया है, नंबर ऑफ ऑपरेटिव केसीसी डिक्लाइंड बाय 2.7% ड्यूरिंग FY25 while the outstanding amount increases by 4.5%। ठीक, नॉर्मल बात है। चलिए ये भी हो गया हमारा। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही देख रहे हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। एनएसएफआई मतलब नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 1924, इसके अंदर एक माइलस्टोन हम लोग का ये था कि हम लोग बैंकिंग एक्सेस पहुंचाना चाहते हैं हर एक विलेज के अंदर विद इन 5 किलोमीटर रेडियस। ठीक है, या फिर एवरी हेमलेट ऑफ 500 हाउस होल्ड इन हिल एरियाज। ठीक है, मतलब 5, कोई भी बैंकिंग का एक्सेस हम लोग पहुंचा रहे हैं हर विलेज का 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर। प्लस अगर कोई हिली एरियाज है तो वहां पर जो भी 500 हाउस होल्ड का एक क्या बोलते हैं ग्रुप होगा, तो वहां पर भी हम लोग बैंक का सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, बैंकिंग एक्सेस पहुंचाना चाहते हैं। तो इस चीज में हम लोग अचीव कर लिए हैं, फुल्ली अचीव कर लिए हैं 27 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज में। एजेंडा अगर देखा जाए कि 25-26 का क्या एजेंडा रहा है, तो हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को रिव्यू करेंगे 25-26 में।
साथ में एमएसएमई आउटरीच को बढ़ाएंगे, एमएसएमई को इंक्लूड करेंगे, और जो कि अभी हम लोग देखे भी हैं, एमएसएमई का इंक्लूजन किया ना हम लोग यहाँ पर। और लास्ट में फिर कि जो ईडीपी प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग 100% कवरेज करेंगे इन 80% डिस्ट्रिक्ट। अभी जो है, अभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए हैं, ठीक है, यानी कि अभी जो हम लोग एक्सपेंड किए हैं, इस प्रोग्राम को हम लोग एक्सपेंड किए हैं, कवर करेंगे तब जब एक्चुअली में सब लोग आकर के काम करने लगेंगे। एक्चुअली में जब सब लोग आकर के क्यूआर पेमेंट करने लगेगा तब जाकर के कवर हो पाएगा। समझ में आ गया आपको? मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन बताते हैं आपको। मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन हम लोग पहले देख चुके हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। सिस्टम लिक्विडिटी जो है ना, पहले ये सरप्लस था, यानी पहले हम लोग का इकोनॉमी में पैसा ज्यादा था, मनी सप्लाई ज्यादा था, मनी सप्लाई सरप्लस में चल रहा था ड्यूरिंग जुलाई टू नवंबर 2024। और यहाँ से हम लोग का जो है ना सरप्लस तुरंत जाकर के डेफिसिट बदल गया, यानी कि हम लोग तो मनी सप्लाई जब बढ़ा हुआ था, मनी सप्लाई जब बढ़ा हुआ था, हम लोग क्या किए थे, मॉनेटरी टाइटनिंग किए थे, मॉनेटरी पॉलिसी लगाए थे ताकि हम लोग का मनी सप्लाई कम हो जाए। तो कम होते होते बहुत कम हो गया, डेफिसिट हो गया, दिसंबर 2024 तक डेफिसिट हो गया था। तो फिर हम लोग क्या किए, हम लोग फिर से मॉनेटरी पॉलिसी बनाए ताकि मनी सप्लाई वापस से बढ़े। तो वापस से बढ़े इसीलिए हम लोग फिर से मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की। इसीलिए टू ईज पोटेंशियल लिक्विडिटी स्ट्रेस, लिक्विडिटी बहुत कम ना हो जाए, सीआरआर ऑफ द बैंक रिड्यूस्ड बाय 50 बेसिस पॉइंट। सीआरआर जो हम लोग बैंक का कम कर दिए। सीआरआर अगर कम कर देंगे तो क्या बेनिफिट होगा, अगर मान लो कि सीआरआर हम लोग कम कर दिए तो बैंक के पास जो है ना अब कम पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा, यानी ज्यादा पैसा अब लोन दे पाएगा। ज्यादा पैसा लोन देगा तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। और सीआरआर अभी कितना हो गया, 4% हो गया अब एनटीएल इन दिसंबर 2024। ये जो हमारा सीआरआर का रिडक्शन हुआ ना, इसकी वजह से जो प्राइमरी लिक्विडिटी था ये बढ़ गया बैंकों के अंदर। कितना हो गया, 1.16 लाख करोड़ रुपए हो गया बैंक सिस्टम के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर भी समझ लिए। इसके बाद हम लोग अगला आप देखते हैं। अब देखते हैं फिनटेक को। फिनटेक में क्या हुआ है, तो एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि हम लोग एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई, यानी एआई को सही से इस्तेमाल करें, एथिकल इस्तेमाल करें, रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें। इसीलिए आरबीआई जो है ना एक फ्रेमवर्क बनाना चाहता है। तो उस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाया है जो कि रिकमेंड करेगा कि हम लोग एआई को किस तरीके से एथिकली और रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकते हैं। तो आरबीआई हैज कंस्टिट्यूटेड एन एक्सटर्नल कमिटी इन दिसंबर 2024 comprising experts with a mandate to recommend a framework for responsible and ethical enablement of AI in the financial sector। ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ फ्रॉड्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ फ्रॉड्स, जो नंबर ऑफ फ्रॉड्स है सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू की बात करें कि बड़ा बड़ा फ्रॉड कहां पर हुआ है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर हुआ है, ठीक है। तो हाई फ्रॉड्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो वो होगा पब्लिक सेक्टर बैंक, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रॉड्स वाज मैक्सिमम इन द कैटेगरी ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट में ही सबसे ज्यादा फ्रॉड हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रॉड सबसे ज्यादा कहां पर है, डिजिटल पेमेंट्स में। और वैल्यू ऑफ फ्रॉड कहां पर है सबसे ज्यादा, लोन पोर्टफोलियो में, ठीक है। मतलब ये सोचो ना कि अगर मान लो कि 5 आदमी लोन पैसा नहीं दिया और पांचों का 10 करोड़ 10 करोड़ करके था, तो आराम से वो 5 हो गया ना 50 करोड़। इसीलिए लोन पोर्टफोलियो में हमेशा वैल्यू ऑफ फ्रॉड ज्यादा ही रहेगा, और डिजिटल पेमेंट में नंबर ऑफ फ्रॉड ज्यादा रहेगा, क्योंकि 2,000 का, 4,000 का, 5,000 का, इस तरीके का फ्रॉड होता है, ठीक है। एक बंदा था, मेरे जान पहचान में ही है, ठीक है। अच्छा ही है, मेरा दोस्त ही है। तो उसको एक बार क्या हुआ था ना कि किसी ने रिक्वेस्ट किया था पेमेंट के लिए, 4,000 पेमेंट करने के लिए उसको रिक्वेस्ट किया था। तो और उसको बोल रहा है कि देखो भैया आप उसको पेमेंट कर दो, मतलब उसमें आप पिन विन दे करके कर दो, आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। और वो क्या किया, पेमेंट कर दिया। और जब पेमेंट हो गया तब हमको कॉल करता है, बोलता है अरिन भाई यहाँ देखो तुम्हारा पैसा तो आया नहीं, चला गया। बोला चला गया, तो हम बोले स्क्रीनशॉट भेजो। तो स्क्रीनशॉट भेजा, देखा कि वो पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं जो न्यू है डिजिटल पेमेंट को लेकर के, नहीं आता है उनको, तो उन लोग के साथ फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो हो गया कि नंबर ऑफ फ्रॉड जो है मैक्सिमम डिजिटल पेमेंट्स में होता है। और अगर वैल्यू ऑफ फ्रॉड की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ होता है, लोन पोर्टफोलियो में होता है। अब पब्लिक डेट मैनेजमेंट की बात करते हैं। 24-25 के समय में जो ग्रॉस और नेट मार्केट बोरोइंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 9.2% से कम हुआ है और 1.5% से कम हुआ है। जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है, तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है वो कम हुआ है 9.2% से, 9.2% से कम हुआ है। और ये जो हमारा नेट मार्केट बोरोइंग है ये हमारा 1.5% से कम हुआ है। ये जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है, नेट मार्केट बोरोइंग है, ये जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू बोरोइंग है, ठीक है, ये याद रखना। जो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज करता है, उसके बदले में जो पैसा लेता है, ये जो बोरोइंग है इसको बोलते हैं हम लोग ये ग्रॉस मार्केट बोरोइंग थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये कम हुआ है,
ठीक है, इसका ग्रोथ कम हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद अब देखते हैं करेंसी मैनेजमेंट। करेंसी मैनेजमेंट में भी यही आपको बोला जाएगा कि कितना करेंसी है सर्कुलेशन में, नहीं है। वैल्यू ऑफ बैंक नोट इन सर्कुलेशन इंक्रीज बाय 6%। पढ़ लो, उतना याद करने का दरकार नहीं है, बहुत रेयर केस में ये पूछ सकता है। वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन इंक्रीज बाय 5.6%। RBI is focusing on modernizing the currency management architecture. RBI embarked upon the project समुद्र for this. करेंसी मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए और थोड़ा मॉडर्नाइज करने के लिए आरबीआई ने प्रोजेक्ट लेकर के आया है, वो उसका नाम है समुद्रा। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च एसबीआई अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट शेयर ऑफ करेंसी चेस्ट। ये वाला पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, कि एसबीआई या फिर कौन सा बैंक है जो कि हाईएस्ट शेयर रखा है करेंसी चेस्ट में। इसका भी चांसेस कम ही है पूछने का, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, ये भी हो गया, हमारा करेंसी मैनेजमेंट हो गया। अब पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करते हैं। जो इंडिया का पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है ना, वो रोबस्ट ग्रोथ किया है। कितना ग्रोथ किया है? 34.8% ग्रोथ किया है। अब आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है कि 34% ग्रोथ किया है, ऐसा नहीं। बस आप ये याद रखो कि हमारा जो इंडियन पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम ये ग्रो किया है। तो इंडियन पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम रिकॉर्डेड ए रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 34.8% by transaction volume during 24-25 on top of expansion of 44% in the previous year। प्रीवियस ईयर 44% एक्सपेंड किया था, उसके बाद फिर 34% और ग्रोथ कर लिया। 17.3% ग्रोथ हुआ है बाय वैल्यू टर्म्स इन 24-25 एज कंपेयर टू 15.8% इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ आपको ग्रोथ बता रहा है कि वॉल्यूम टर्म्स में कितना ग्रोथ था और वैल्यू टर्म्स में कितना ग्रोथ है। इतना याद रखो कि वैल्यू टर्म्स में भी ग्रोथ है और वॉल्यूम टर्म्स में भी ग्रोथ है, बस ग्रोथ है, बस इतना याद रखो। जो वैल्यू टर्म्स में ग्रोथ हुआ है वो क्यों हुआ है? आरटीजीएस इसका मेन कारण है ना। चलो, यूपीआई का जो सक्सेस है वो इंडिया को प्लेस कर दिया लीडरशिप पोजीशन में। और इंडिया जो है अभी फिलहाल ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजेक्शन के अंदर 48.5% होल्ड करता है। यानी जितना भी ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट हो रहा है उसमें इंडिया 48.5% शेयर होल्ड करता है। यानी पूरे दुनिया का लगभग लगभग आधा रियल टाइम पेमेंट इंडिया में होता है, लगभग लगभग आधा। कितना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा। या क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा तो आप यूज करके आना चाहिए। ठीक है, इस बार पीआईडीएफ का बात करते हैं। पीआईडीएफ मतलब होता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये जो पीआईडीएफ है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी पीओएस मशीन होता है, ठीक है, कार्ड स्वाइप करने वाला क्यूआर मशीन होता है, क्यूआर कोड होता है, ठीक है, तो ये सब का जो भी मशीन लग रहा होता है ना, वो मशीन हम लोग जा करके दे करके आते हैं, सस्ता दाम में दे करके आते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं पीआईडीएफ फंड। मतलब पीआईडीएफ जो है ये सब्सिडाइज करता है द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पीओएस टर्मिनल, यूपीआई, क्यूआर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीओएस टर्मिनल जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय 24.7%। यानी करीब करीब 25% ग्रो किया है नंबर ऑफ पीओएस टर्मिनल्स, 1 करोड़ पहुंच गया है। ठीक, क्यूआर कोड जो है वो 65 करोड़ पहुंच गया है। ये कितना इंक्रीज किया है? 91.5%। ठीक है, यूपीआई 123 पे जो फीचर फोन नहीं होता है, कीपैड मोड फोन, तो उससे भी तो पेमेंट होता है ना। तो उससे जो यूपीआई होता है ना, उसका लिमिट जो है वो बढ़ा दिया गया है, 5,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। इसके बाद यूपीआई लाइट जो है, इसमें जो है पर ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ा दिया है, 500 से 1,000 कर दिया है पर ट्रांजेक्शन। और पर वॉलेट इसका प्राइस बढ़ा दिया है, मतलब लिमिट बढ़ा दिया है 2,000 से लेकर के 5,000। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग जो है ना अपना पेमेंट सिस्टम को, अपना करेंसी को इंटरनेशनल यूज कराना चाहते हैं। इंटरनेशनल में अगर यूज होगा ना हमारा करेंसी यानी रूपी, तो इंटरनेशनली डिमांड होगा रूपी का। और रूपी अगर इंटरनेशनल डिमांड होगा तब रूपी का वैल्यू बढ़ेगा। और इन द सेम वे जिस तरीके से डॉलर धीरे धीरे करके स्ट्रांग बना है, रूपी भी धीरे धीरे करके स्ट्रांग बनेगा। डॉलर क्योंकि हर एक देश एक्सेप्ट करता है, समझे, तो इसीलिए उसका वैल्यू ज्यादा है। और उसका वैल्यू ज्यादा है इसलिए उसका डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है इसीलिए डॉलर जो है वो स्ट्रांग बनकर निकलता है। और उसके सामने बाकी कंट्रीज का जो करेंसी है वो कम हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अब चूंकि इंडिया भी स्ट्रांग बन रहा है, इसका जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, तो इंडिया का जो भी करेंसी है इसका भी हम लोग मतलब डिमांड बढ़ाना चाहते हैं। डिमांड कैसे बढ़ाएंगे? जब हम लोग बहुत सारा देशों के साथ बात कर लेंगे और वहां पर भी रूपी एक्सेप्ट होने लगेगा, तो बाकी लोग भी रूपी को मतलब क्या बोलते हैं, डिमांड बढ़ा देगा, बाकी लोग भी डिमांड करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक मान लो मॉलडीव है, ठीक है, मॉलडीव में मान लो कि आपको कोई मछली खरीदना है, फिश खरीदना है, ठीक है। अब मॉलडीव जो है वो रूपी एक्सेप्ट करता है फॉर एग्जाम्पल। तो मान लो एक छोटा सा कम एक वो देश है, मान लो एक देश है यूकाजी, मान लो यूकाजी नाम का एक देश है। तो ये जाएगा मॉलडीव्स के पास और बोलेगा कि हमको फिश चाहिए, तो बोलेगा चलो हम फिश दे देंगे तुमको, तुम इसके बदले में डॉलर दे दो हमको। तो यूकाजी बोलेगा मेरे पास डॉलर तो नहीं है, तो बोलेगा अच्छा ठीक है डॉलर नहीं है तो रुपी होगा ना, रुपी दे दो हमको, हम रुपी एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर इसके पास रुपी होगा तो ये रुपी दे देगा।
ठीक है, तो फिर यूकाजी क्या सोचेगा कि हम अगर डॉलर नहीं मिल रहा है तो रुपी कमाते हैं, क्योंकि रुपी का भी तो वैल्यू है। तो वो रुपी का इस तरह से मान लो कि बहुत सा छोटा-छोटा देश हो गया, सब रुपी भी माँगने लगेगा, तो क्या होगा, रुपी का वैल्यू बढ़ जाएगा, रुपी का डिमांड बढ़ जाएगा। और जब रुपी का डिमांड बढ़ जाएगा, तो डॉलर का डिमांड थोड़ा-सा कम होगा, ठीक है? और रुपी स्ट्रांग बनेगा। यही है पर्पस इंटरनेशनलाइजेशन का। तो आरबीआई का पेमेंट विजन 2025 में कहा गया है कि हम लोग का गोल है कि हम लोग यूपीआई को और रुपी को यूजेबल बनाना चाहते हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है? अभी कहाँ-कहाँ पे यूपीआई यूज़ होता है? भूटान, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई। कहाँ-कहाँ पर रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है? नेपाल, भूटान, मॉरिशियस, सिंगापुर, यूएई और मालदीव्स। इसके बाद एक हम लोग मैसेजिंग सिस्टम बनाए हैं, ठीक है? फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम बनाए हैं, जिसका नाम है एसएफएमएस। बहुत एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है? ये एक तरफ से देखा जाए कि एक तरह का व्हाट्सएप है, ठीक है? लेकिन बहुत सिक्योर्ड एकदम व्हाट्सएप है। जैसे हम लोग देखे थे, हम लोग पढ़े भी हैं स्विफ्ट। स्विफ्ट मैसेज क्या होता है? स्विफ्ट का मतलब होता है जब एक बैंक जो है ना, दूसरे बैंक को क्या बोलते हैं, एक मैसेज भेजता है कि देखो इस बंदे को तुम पेमेंट कर दो, ठीक है? इस बंदे को पेमेंट कर दो। तो ये जो मैसेज भेजता है ना, ये व्हाट्सएप पे तो भेजेगा नहीं, ये टेलीग्राम पे तो भेजेगा नहीं, क्योंकि लीक हो जाएगा। तो ये जो मैसेज भेजता है ना, ये मैसेज भेजता है एकदम बहुत सिक्योर्ड तरीके से। उस सिक्योर तरीका को हम लोग बोलते हैं स्विफ्ट, ठीक है? उसको बोलते हैं हम लोग स्विफ्ट। ये जो स्विफ्ट है ना, इसी तरीके से हम लोग जो है अपना देश के लिए और मतलब रूपी का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग एक अलग बनाया है, स्विफ्ट के जैसा ही एक मैसेजिंग सिस्टम बनाया है। उसका नाम है एसएफएमएस, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल सिस्टम मैसेजिंग सिस्टम, ठीक है? ठीक है, ये जो है इंडिया में भी इस्तेमाल होता है, मतलब इंडिया में भी जो बैंक्स है इसको इस्तेमाल करता है, और ग्लोबली भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? तो इसीलिए आरबीआई ने बनाया है ग्लोबल एसएफएमएस हब। इसके अंदर क्या होगा, इस हब को अगर इस्तेमाल करेंगे तो सेंट्रल बैंक है या फिर डेजिग्नेटेड बैंक है ऑफ अदर कंट्रीज, उन लोग डायरेक्टली मैसेज भेज पाएंगे या फिर मैसेज रिसीव कर पाएंगे कि किसको पेमेंट करना है या नहीं करना है, ठीक है? ये जो मैसेजेस होगा ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के रिगार्डिंग होगा और लोकल करेंसी में होगा, ठीक है? साथ में आरबीआई का जो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी है ना, ये एक इन हाउस ई कुबेर ऐप बना रहा है। ये आरबीआई का कोर बैंकिंग सिस्टम होने वाला है, ठीक है? तो चलो इतना इन्फॉर्मेशन था, इनफ है। अब देखते हैं कम्युनिकेशन। देखो, अभी जो है ना, आरबीआई चेयरमैन बना हुआ था साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल बैंक्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का, ठीक है? मतलब साउथ ईस्ट एशियन बैंक्स का एक ग्रुप है, उसका रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में आरबीआई चेयरमैनशिप लिया हुआ था। अब उसका चेयरमैनशिप खत्म हुआ है और अभी बैंक ऑफ कोरिया जो है इसका चेयरमैनशिप लिया है। ये पूछ सकता है आपसे कि बैंक ऑफ मतलब कौन सा बैंक है जो कि चेयरमैनशिप लिया है आरबीआई का चेयरमैनशिप के बाद, ठीक है? तो डायरेक्ट सवाल बनता नहीं है, डायरेक्ट सवाल को इनडायरेक्ट तरीके से पूछता है, ठीक है? सार्क फाइनेंस का बात करते हैं। सार्क फाइनेंस के अंदर आरबीआई ने एक रोड मैप सेट किया है, ठीक है? फॉर रीजनल कॉपरेशन फॉर 2025-30, मतलब ये अगला 5 साल के लिए रीजनल कॉपरेशन अच्छा से हो सके, इसके लिए आरबीआई रोड मैप जारी किया है। कहाँ पर जारी किया है? सार्क फाइनेंस में। सार्क फाइनेंस में कौन कौन सा देश आता है ये आपको कमेंट करना पड़ेगा, ये आपको कमेंट करना पड़ेगा कौन कौन सा देश सार्क फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है? चलो, इसमें 3 फोकस एरिया आरबीआई ने डिसाइड किया है। एक है बैंकिंग रेगुलेशन सुपरविजन, ठीक है, कि बैंकिंग का रेगुलेशन और सुपरविजन अच्छे से हो सके। फाइनेंसिंग फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? तीसरा, इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन सेंट्रल बैंकिंग ऑपरेशन, ठीक है? चलो, ये भी हो गया। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। आरबीआई का बैलेंस शीट, आरबीआई का इनकम बढ़ा है 22% से, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 7.2% से, और ओवरऑल साइज ऑफ बैलेंस शीट जो है वो भी बढ़ा है 8.2% से। याद करना है, सिर्फ ये वाला याद कर लेना, 8.2% से बढ़ा है। इसको भी याद नहीं करना, इसको भी याद नहीं करना, खाली ये याद रखना कि एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल साइज कितना बढ़ा है? 8.2% से बढ़ा है। और कितना पहुंच गया है? 76.25 लाख करोड़ पहुंच गया है। आरबीआई जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड दिया था, अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड दिया था। कितना दिया था? 2.68 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया था। आरबीआई जो है अभी बैलेंस शीट के अंदर एक कंटिजेंट रिस्क बफर भी मेंटेन करता है। ये कंटिजेंट रिस्क बफर क्या है? मतलब कुछ पैसा हम लोग अलग से रखे हैं ताकि कभी अगर कोई प्रॉब्लम आता है इकोनॉमी में तो उस पैसा को खर्चा कर सके। तो बैलेंस शीट साइज का 4.5% से लेकर के 7.5% तक हम लोगों ने एक कंटिजेंट रिस्क बफर रखा है। आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड जो है वो मेंटेन कर सकता है 7.5 तक, तो इस कंटिजेंट रिस्क बफर को फॉर 24-25, ठीक है? ये भी हो गया हमारा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर मैं 3 बात यहाँ पर मैंने कहा है, ये 3 बात जो है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है? चलो, आज मेरा आँख बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, ये लाइट की वजह से शायद आँख में पूरा लग रहा है हमको, इसलिए मुझे इस बार बीच-बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड है हमारा, इसके बाद हमारा थैंक यू हो जाएगा। मतलब एक बार समराइज़ करूँगा मैं एक बार।
चलो स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन समझना जरूरी है, समझ लेते हैं। ये वाला जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा लेट से समझेंगे, इधर को समझते हैं ना। चलो, डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता है, बस होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है और कुछ नहीं। देखो, ये रेगुलेशन एंड सुपरविजन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आरबीआई ने अनाउंस किया है आरबी क्रिस। ठीक है, ये एक डेटा रिपोजिटरी है। क्रिस का फुल फॉर्म क्या है? क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, टू ब्रिज द गैप, डेटा गैप फॉर अंडरटेकिंग क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट बाय रेगुलेटेड एंटिटीज। देखो, बैंक जो होता है ना, बहुत सारा फार्मर्स को पैसा देता है, लोन देता है, तो वो लोन वापस वो रिपे होगा कि नहीं होगा, एक रिस्क है कि क्लाइमेट की वजह से हो सकता है कि नहीं लौटा पाए, क्लाइमेट की वजह से उसका फसल खराब हो जाए। तो ये जो रिस्क है ना, इसको असेस नहीं कर पाता है कोई भी बैंक, क्योंकि बैंक के पास ना डेटा नहीं रहता है कि कहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहने वाला है, तो वहाँ पर मेरा लोन जो दिया हुआ है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि क्लाइमेट रिलेटेड डेटा जो है वो बैंक के पास, एनबीएफसी के पास नहीं रहता है। तो इसीलिए आरबीआई ने एक डेटा रिपोजिटरी लाया है, जहाँ पर सारा डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा रिगार्डिंग क्लाइमेट। ठीक है, उसका नाम है, ये लोग दिया है क्रिस। ठीक है, रिजर्व बैंक क्रिस। क्रिस मतलब क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद दूसरा है, देखो दूसरा देखते हैं। दूसरा न्यूज क्या है? डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस रिलीज। डिजिटल लैंडिंग के लिए गाइडलाइंस रिलीज किया गया है। ठीक है, तो आरबीआई इज क्रिएटिंग डिजिटल लैंडिंग ऐप रिपोजिटरी वेयर ऑल द रेगुलेटेड एंटिटीज हैव टू इन्फॉर्म डीएलएस दैट आर कनेक्टेड विद देम। जो भी डिजिटल लैंडिंग ऐप्स है, कौन सा रेगुलेटेड एंटिटी के लिए वो मतलब काम कर रहा है, वो चीज बताना पड़ेगा, आरबीआई को बताना पड़ेगा, है ना। और कहाँ पर बताएगा? सीएमआईएस पोर्टल में बताएगा। यानी जो भी बैंक है, एनबीएफसी है, मान लो कि कोई वो डिजिटल लैंडिंग ऐप इस्तेमाल कर रहा है, तो उस ऐप को वो बताएगा कि ये वाला ऐप हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला ऐप हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद है वॉलंटरी ट्रांजिशन टू यूनिवर्सल बैंक। अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है और उसको यूनिवर्सल बैंक बनना है, तो क्या क्या कंडीशन उसको फुलफिल करना पड़ेगा? उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1000 करोड़ से मतलब 1000 करोड़ नेटवर्थ रहना ही चाहिए, एटलीस्ट 1000 करोड़ नेटवर्थ रहना चाहिए। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 15% रहना चाहिए। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो प्रॉफिट कमाया हुआ रहना चाहिए 2 साल तक, 2 फाइनेंशियल ईयर तक वो पैसा भी कमाया हुआ हो। इसके बाद उसका ग्रॉस एनपीए जो है वो 3% या फिर उससे कम हो, और नेट एनपीए जो है वो 1% या फिर उससे कम हो। तब इस केस में वो वॉलंटली अपने मन से यूनिवर्सल बैंक में ट्रांसफर कर सकता है अपने आप को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक, अब देखते हैं दूसरा, गाइडलाइंस सेटलमेंट ऑफ ड्यूज। ठीक है, गाइडलाइन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ बोरोवर्स बाय एआरसी। देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट तो ऐसा नहीं है, फिर भी ये देख लो एक बार, ये वाला दो इंपॉर्टेंट बन जाएगा शायद। चलो ठीक है, हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है। एआरसी का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? जो भी बैंक होता है ना, बैंक को ऐसा लगता है कि कोई एसेट एनपीए हो गया है, बैंक को लगता है कि ये जो है ना आर्यन, आर्यन जो है मेरा पैसा नहीं लौटाने वाला है, तो आर्यन पे लिख लेता है एनपीए। ठीक है, तो ये एआरसी बोलता है, एआरसी बोलता है कि आर्यन से तुमको कैसा कितना पैसा मिलने वाला था बैंक, तो बैंक बोलता है 100 करोड़ रुपया हमको आर्यन देने वाला था, लेकिन अब वो नहीं देने वाला है। एआरसी बोलेगा एक काम करते हैं, हम तुमको देते हैं 80 करोड़, और ये वाला जो एसेट है ये हमको दे दो, ये जो एनपीए है ये हमको दे दो, हम इससे कुछ रिकवर करवा लेंगे, हम आर्यन से कुछ रिकवर करवा लेंगे। 80 करोड़ हम खरीद लिए, 80 करोड़ दे करके आर्यन लिमिटेड का जो डेट था वो खरीद लिए। अब आर्यन कंपनी से, आर्यन लिमिटेड से हम पैसा खींच के लेकर के आएंगे 90 करोड़ रुपये। कौन लाएगा? ये एआरसी लाएगा, और यहाँ पर एआरसी बेनिफिट कर लेगा। एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? बैड लोन्स खरीद ले रहा है, और वो बैड लोन्स को फिर ये अपने तरीके से कॉम्प्रोमाइज करके पैसा खींच ला रहा है, और इससे प्रॉफिट बना रहा है, इसको बोलते हैं एआरसी। ठीक है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये बैड लोन बाई करता है फ्रॉम बैंक्स एंड ट्राई टू रिकवर द मनी फ्रॉम बोरोवर्स हु कुड नॉट पे देयर लोन्स। इफ दे फेल टू रिकवर, अगर वो रिकवर करना फेल हो गया, जो एआरसी है, ये सोचा था कि हम आर्यन लिमिटेड से पैसा ले लेंगे, लेकिन आर्यन लिमिटेड से लिस्टेड निकला, पैसा दे ही नहीं रहा है, तो उसके में क्या होगा? वो सेटलमेंट कर सकता है, बोल सकता है कि अरे भाई हार गए हैं, तुम तो पैसा नहीं दे रहा है, एक काम करो ना, तुम कुछ पैसा ही दे दो, तो 50% ही दे दो। तो आर्यन लिमिटेड बोला नहीं, वो भी नहीं देंगे। अरे 30% दे दो, हाँ वो भी नहीं, 20% दे दो, तो बोला 10% देना ही पड़ेगा, बोला ठीक है 10% ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? सेटलमेंट हो गया। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करता है? पहले कोशिश करता है कि सारा पैसा हम लोग रिकवर कर ले, लेकिन अगर नहीं कर पाया तो क्या करेगा? सेटलमेंट कर लेगा। ठीक है, तो इट इज अ कॉम्प्रोमाइज वेयर द borrower pays द पार्ट ऑफ द मनी एंड रेस्ट इज waived। ठीक है, नया रूल्स क्या कहता है? नया रूल्स बोलता है कि सेटलमेंट तुम करोगे तो बहुत सब कुछ ट्राई कर लेना, उसके बाद ही सेटलमेंट करना है। एआरसी, एआरसी देखो, शुरुआत में सीधा सेटलमेंट नहीं कर लेना। तुमको लग रहा है कि ये वाला तो पैसा जो है वो मतलब डूब रहा है,
थोड़ा चांसेस भी है, तो छोड़ो ना यार, वो कौन दिमाग उतना लगाएगा, कौन बोलेगा सेटलमेंट कर लेते हैं, कम पैसा दे देगा चलेगा। तो वो बोल रहा है आरबीआई ऐसा नहीं करना, तुम बने हो ताकि तुम सेटलमेंट ना करो, तुम सारा पैसा रिकवर कर लो, तो तुम ऐसे फंस मत जाना, पैसा अच्छा से रिकवर करना, ये बोला गया है। फिर बोलता है जो बड़ा लोन हुआ, जो 1 करोड़ से ऊपर का लोन होगा, ठीक है, उस केस में या फिर फ्रॉड का केस में, इन दोनों केस में सेटलमेंट जो है वो चेक किया जाएगा केयरफुली बाय स्पेशल कमिटीज एंड बोर्ड मेंबर्स, ठीक है। जब भी 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन होगा और वहाँ पर एआरसी ऐसा बोल रहा है कि ठीक है सेटलमेंट कर लेते हैं, 10% लोन दे दो, 20% लोन दे दो, अगर ऐसा बोल दिया एआरसी, तो वो चेकिंग में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको चेक किया जाएगा कि यार कहीं ये भी तो अब उस घपला में नहीं पड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, ये सेटलमेंट कंपनी, ये एआरसी ही तो नहीं उस घपला में फंसा हुआ है, वो चेक किया जाएगा। और अगर कोई स्मॉल लोन है, 1 करोड़ के अंदर वाला लोन है, तो उस केस में सेटलमेंट जो है वो और आसानी से हो पाएगा एज पर द कंपनी रूल्स, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब लास्ट न्यूज़ है हमारा, तो देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, सेबी रजिस्टर्ड नॉन ब्रोकर जो है ना, उनको ग्रांट मिल गया है कि वो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं एनडीएस ओम का। ये एनडीएस ओम क्या है? एनडीएस ओम का फुल फॉर्म होता है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ये आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाय आरबीआई टू बाय सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। देखो यहाँ पर ये समझते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये तो एनडीएस ओम है ना, एनडीएस ओम एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आप शेयर्स बाय करते हैं, कैसे करते हैं, आप शेयर्स का ऑर्डर देते हैं और वो ऑर्डर प्लेस होता है, और फिर जो भी उस प्राइस में मतलब कर रहा होगा, सेल करना चाहता होगा, उसका सेल हो जाएगा और आप लोग दोनों मीट हो जाओगे, और वहां पर वो क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन हो जाएगा और आप शेयर खरीद लोगे। ये होता है नॉर्मली, ठीक है। एनडीएस ओम में क्या होता है, ये सेम काम होता है लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। मान लो कि कोई भी एक प्राइमरी मेंबर है, कोई बैंक हो गया एसबीआई, तो एसबीआई गया एनडीएस ओम में और वो क्या बोलते हैं बाय का एक डाल दिया कि हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना है। तो दूसरा बैंक होगा वो बेच रहा होगा, तो वो बेचने का डालेगा रिक्वेस्ट, और दोनों का रिक्वेस्ट मैच हो जाएगा और फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। एनडीएस ओएम को जानते हैं, सिर्फ प्राइमरी यूजर ही मतलब इसको यूज कर सकता है, प्राइमरी मेंबर जो है वही यूज कर सकता है। प्राइमरी मेंबर में कौन आता है? प्राइमरी मेंबर में आता है आरबीआई, सॉरी ये बैंक्स आता है, बड़ा बड़ा बैंक्स, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये बड़ा बड़ा बैंक सब आता है, ठीक है। ये लोग खरीदता है आपस में, बस यही लोग खरीद सकता था एनडीएस ओएम, और किसी के लिए था नहीं, ठीक है। और कोई दूसरा कोई एनडीएस ओएम में जाकर के खरीदा बिक्री नहीं कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो सबको चाहिए, सब उसमें क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो सबको इन्वेस्ट करना चाहता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर। जैसे कि अब मान लो म्यूचुअल फंड है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वो लोग तो प्राइमरी मेंबर नहीं है, बड़ा बड़ा बैंक नहीं है, तो उन लोग एनडीएस ओएम का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। लेकिन उन लोग को गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो क्या करेगा? तो जो स्मॉलर इन्वेस्टर्स रहते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग अपना एक अकाउंट बनाता था, उसको बोलते थे गिल्ट अकाउंट। गिल्ट अकाउंट बना करता था कहाँ पर? बैंक्स में, ठीक है। मान लो कि एक म्यूचुअल फंड है, सुजुका सुजुका म्यूचुअल फंड है मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो जाकर के एसबीआई में एक गिल्ट अकाउंट खोल लेगा, एसबीआई में जाकर गिल्ट अकाउंट खोल लेगा कि देखो मैं सुजुका लिमिटेड हूँ, सुजुका म्यूचुअल फंड, और हमको एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना है, लेकिन हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्टली नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि एनडीएस ओएम का हम लोग को एक्सेस नहीं है। तो प्राइमरी बैंक मेंबर के पास जाएगा, एसबीआई के पास जाएगा, और एसबीआई को बोलेगा कि एसबीआई साहब देखो आप मेरे बदले खरीद दो। तो एसबीआई बोलेगा ठीक है, हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं, तुम्हारा गिल्ट अकाउंट बनाते हैं अपने बैंक के अंदर, और वो गिल्ट अकाउंट में ना तुम्हारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम लाकर रख देंगे, हम खरीद के ले आएंगे और रख देंगे। ये होता था नॉर्मली। अभी क्या हुआ है, ये प्राइमरी मेंबर के साथ साथ जो सेबी का ब्रोकर होता नहीं है, ब्रोकर, वो लोग भी अब एनडीएस ओएम में जाकर के खरीदा बिक्री कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पीपल, ठीक है, ठीक है। ये एक एक सिस्टम हुआ है, ये काम हो रहा है, और एक काम हो रहा है, समझे क्या? ये जो गिल्ट अकाउंट होल्डर है ना, ये लोग भी जाकर के अब एनडीएस ओएम को इस्तेमाल कर सकता है, ये लोग भी इस्तेमाल कर सकता है एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म को। लेकिन जब ये लोग इस्तेमाल कर रहा होगा ना, तो जब भी इस्तेमाल कर रहा होगा, साथ में अगर मान लो कि एसबीआई के अंदर इसका गिल्ट अकाउंट है, तो एसबीआई का भी इसमें नाम रहेगा, एसबीआई का मेंबरशिप नंबर रहेगा जब वो ट्रेड कर रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एसबीआई के अंदर दो गिल्ट होल्डर है, दो गिल्ट अकाउंट होल्डर है, एक है आर्यन, ठीक है, और एक मान लो कि आईसीआईसीआई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ये दो गिल्ट अकाउंट होल्डर है एसबीआई के अंदर। पहले जो है एसबीआई इन लोग के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता था, लेकिन अभी जो है ना आर्यन बेचना चाहता है आईसीआईसीआई बैंक को। तो आर्यन क्या करेगा, आर्यन एनडीएस पोर्टल में जाएगा, एनडीएस ओएम पोर्टल में जाएगा, ठीक है, और वहां पर सेल का ऑप्शन दे देगा। जैसे यहाँ वहां पर सेल का ऑप्शन दे देगा ना,
तो आर्यन का जो सेल का ऑर्डर जाएगा, सेल का ऑर्डर में एसबीआई का नाम भी रहेगा, एसबीआई का मेंबरशिप नंबर भी रहेगा और मेरा मेंबरशिप भी नंबर रहेगा, ठीक है। और वो फिर आईसीआईसीआई जो है वो खरीदना चाहता है, तो आईसीआईसीआई क्या करेगा, ये भी अपना ऑर्डर डालेगा कि हमको खरीदना है, इसमें भी एसबीआई का नाम जाएगा और आईसीआईसीआई का नाम जाएगा और फिर वो ऑर्डर मैच हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना नहीं दिमाग लगाना है तो आप सिंपल इतना दिमाग लगा लो, इतना पूछेगा भी नहीं, सिंपल ये दिमाग लगा लो कि एनडीयूएस एनडीएस ओएम का फुल फॉर्म क्या है, और इसके अंदर हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, बाय करते हैं, और यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड नॉन ब्रोकर्स को भी मतलब यहाँ पर एक्सेस दिया गया है कि वो एनडीएस ओएम को अब इस्तेमाल कर सकता है फॉर सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन, ठीक है, जैसे कि जीरोधा हो गया, ये लोग, ठीक है। चलो, बस इतना ही समझ लो। इसके बाद आरबीआई और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, इन लोग दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है फॉर स्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसी, ठीक है। दे बोथ आर अ पार्टनर ऑफ एसीयू, एशियन क्लियरिंग यूनियन, ठीक है। एसीयू इज अ पेमेंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टिसिपेंट्स सेटल पेमेंट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रीजनल ट्रांजेक्शंस अमंग द पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल बैंक ऑन ए नेट मल्टीलैटरल बेसिस। क्या होता है देखो समझो, आरबीआई और मालदीव्स, ये लोग दोनों मिल करके लोकल करेंसी का यूज के लिए मतलब एक फ्रेमवर्क बनाया है, चलो, बस इतना ही जानना जरूरी था। एसीयू का मतलब क्या होता है बताते हैं आपको। एसीयू में वो सब कंट्रीज रहता है, जो कंट्रीज जो है ना अ, आपस में जब ट्रांजेक्शन कर रहा होता है तो हर ट्रांजेक्शन में डॉलर का इस्तेमाल नहीं करता है, लोकल करेंसी का इस्तेमाल करता है, और एक समय के बाद, एक टाइम के बाद, जितना जो नेट पाता है, जो भी कंट्री नेट पाता है, उसको नेट में डॉलर दे दिया जाता है। मतलब मान लो कि इंडिया इंडिया मान लो इंडिया और मालदीव के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंडिया और मालदीव के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो रेगुलर ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो नॉर्मल रुपीज में हो रहा है, जैसे कि यहाँ मालदीवियन रुपया में हो रहा है, इंडियन रुपीज में इसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, डॉलर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, लेकिन डॉलर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे ही एक समय बीत जाता है, एक टाइम बीत जाता है, देखा जाता है कि इंडिया पैसा पा रहा है या मालदीव पैसा पा रहा है, या पैसा किसको मिलने वाला है, कौन पैसा किसको देगा। तो मालूम चला कि मालदीव जो है ना इंडिया को पे करने वाला है, मान लो कि कुछ पैसा पे करने वाला है, तो जब पे करेगा लास्ट में जाकर के, तो उस समय डॉलर में पेमेंट पेमेंट कर देगा। मतलब बार बार डॉलर में पेमेंट नहीं हो रहा है, एक बार में सीधा डॉलर में पेमेंट हो रहा है नेट बेसिस पे। मान लो इंडिया को पेमेंट करना था 200 डॉलर के करीब पैसा, और मालदीव को पे करना है 150 डॉलर के करीब पैसा, तो एक्स्ट्रा पैसा किसको पेमेंट करना है, इंडिया को, तो इंडिया बस $50 जो है वो पेमेंट कर देगा मालदीव को, ठीक है, क्लियर। ये लास्ट वाला साइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो सके, ठीक है। बाकी आप रीड करोगे ना आपका काम हो जाएगा। इसके बाद समराइज करेंगे और हमारा यहाँ पर सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2024-25, इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि ग्लोबल हाइलाइट्स क्या क्या दिए गए हैं, फिर इंडियन हाइलाइट्स क्या क्या है, और कुछ अदर हाइलाइट्स भी देखेंगे, और इससे हमारा आरबीआई एनुअल रिपोर्ट जो है ये डन हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्लोबल रिपोर्ट से, कि ग्लोबल लेवल पे क्या क्या हाईलाइट्स है। सबसे पहले ग्रोथ का बात करते हैं कि ग्रोथ को लेकर के ग्लोबल लेवल पे क्या बात चल रही है। तो आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से जो ग्लोबल ग्रोथ है 2024 में 3.3% हुआ है, 2025 में 2.8% होगा, और 2026 में 3% होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो स्लो हो रहा है, हम लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। क्यों क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट वीक है। जब कोविड आ गया था उसके बाद से लोग जो है इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हाई डेट लेवल, जो भी कंट्रीज ने कोविड देखा था उस समय कोविड के टाइम पे कंट्रीज ने काफी मतलब उधार लिया था, ताकि एक्सपेंशन हो सके, इकोनॉमिक इनएक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो वही जो डेट लेवल है वो वापस से धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। स्लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, अभी जो है हमारा जो लेबर है, एम्प्लॉयमेंट है, वो उस प्रोडक्टिविटी से काम नहीं कर पा रहा है जैसे प्री पेंडेमिक में काम कर रहा था। ये ग्लोबल लेवल बात हो रहा है, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस है ग्लोबल ग्रोथ में, सबसे पहले जियो पोलिटिकल टेंशन, अभी वॉर्स चल रहे हैं कंट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है कि सप्लाई चेन पे इशू हो जाता है, ठीक है, कंट्री जो है वो ट्रेड ठीक से नहीं कर पाती है। अभी ट्रेड टेंशन भी आप देख पा रहे होंगे, इंडिया और यूएसए के बीच में हो रहा था, ठीक है, टैरिफ वॉर भी चल रहा है, तो ये सब एक चैलेंज है ग्लोबल ग्रोथ के आगे। पब्लिक डेट इंक्रीज, पब्लिक डेट भी इंक्रीज हो गया है सारे कंट्रीज का, ठीक है। क्लाइमेट शॉक, क्लाइमेट भी लगातार बदल रहा है जिसकी वजह से ग्रोथ करना मुश्किल हो गया है। और प्राइस प्राइस नहीं, यहाँ पर पेस होगा, पेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन में लूज मोमेंटम, जो डिसइन्फ्लेशन हो रहा है हमारा, यानी कि इन्फ्लेशन से जो हम लोग को राहत मिल रहा है वो कभी भी अपना मोमेंटम लूज कर सकता है। अभी जो मोमेंटम चल रहा है उस हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन डाउन होने वाला है, लेकिन क्या पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेट शॉक की वजह से हो सकता है कि इन्फ्लेशन वापस ऊपर चला जाए,
इसीलिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ग्रोथ को लेकर के ये सब बात हम लोगों ने देखा। इन्फ्लेशन को लेकर के क्या बात हो रहा है, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन 2023 में 6.6% था, 2024 में 5.7% था, 2025 में 4.3% होने वाला है और 2026 में 3.6% होने वाला है। तो हमारा जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कारण क्या है, मॉनेटरी टाइटनिंग। हर एक कंट्रीज ने अपने अपने लेवल पे मॉनेटरी टाइटिंग किया था ताकि मनी सप्लाई कम हो सके और इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। तो वही उसका इफेक्ट अभी दिख रहा है। जब भी कोई मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है ना, उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा दिन बाद दिखता है, कुछ साल के बाद दिखता है। तो वही जो है कुछ साल के बाद दिख रहा है कि हम लोग का इन्फ्लेशन जो है वो कम होते जा रहा है। साथ में हम लोग का सप्लाई चेन जो है वो भी ठीक हो गया था। देखो ग्लोबल लेवल पे एक ट्रेड का शॉर्टकट है, ट्रेड करने का एक शॉर्टकट है ग्लोबल लेवल पे, उसका नाम है स्विस कैनल। तो जो स्विस कैनल है, अगर उसके थ्रू अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है तो सप्लाई चेन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्टकट है। अदरवाइज जो सप्लाई चेन इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर फिर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। अब चूंकि जो है 2023 में स्विस कैनल में थोड़ा सा ब्लॉकेज हो गया था, इसकी वजह से 2023 में हम लोग का ग्रोथ भी तभी था और इन्फ्लेशन भी था, ठीक है। अब ये जो इन्फ्लेशन है ये खत्म हो गया जब हम लोग को ये लॉन्ग कट है इसका भी यूज नहीं करना पड़ रहा है, शॉर्टकट हमारा काम कर रहा है। तब जाकर के अब हम लोग जो है ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है धीरे धीरे कम हो गया, ठीक है। तो आई होप यह समझ पाए आप, ठीक है। लेकिन जो भी आप बोलो, अभी भी जो है 5.7% के करीब हमारा इन्फ्लेशन है और ये प्री पेंडेमिक लेवल से अभी भी ये ज़्यादा ही है। इट इज स्टिल हायर देन प्री पेंडेमिक लेवल, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का बात हो गया हमारा, ग्रोथ का भी बात हो गया हमारा। अब बात करते हैं ट्रेड का। तो ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड का क्या सीन है, तो आईएमएफ के हिसाब से 2023 में ट्रेड का ग्रोथ हुआ था 1% का, 2024 में ट्रेड का ग्रोथ हुआ 3.8%। क्यों ग्रोथ हुआ, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो ठीक हो गया था, ईज हो गया सप्लाई चेन। 2023 में सप्लाई चेन थोड़ा सा मिसिंग था, 2024 में सप्लाई चेन थोड़ा सा आसान हो गया और साथ में हम लोग का सर्विस सेक्टर जो है वो ज़्यादा ग्रो किया। इसके वजह से जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का ग्लोबल ग्रोथ है वो 3.8% रहा 2024 में। मर्चेंडाइज ट्रेड का बात करते हैं, जो गुड्स का ट्रेड होता है उसके बारे में बात करते हैं। गुड्स का ट्रेड जो है 2023 में कॉन्ट्रैक्ट कर गया था 1% से। क्यों, क्योंकि वहां पर सप्लाई चेन का प्रॉब्लम आ गया था, स्विस कैनाल का प्रॉब्लम आ गया था। 2024 में एक्सपैंड कर गया मर्चेंडाइज ट्रेड 2.9%। क्यों, क्योंकि सप्लाई चेन भी वापस सॉल्व हो गया था, इसीलिए। इसके बाद 2025 में ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है 0.2%। ये क्यों वापस से क्यों कम होने वाला है, क्योंकि जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है रिवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जो है कुछ कंट्रीज जो है अपना ब्लॉक बना ले रहे हैं और उन ब्लॉक्स में ही वो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेड का जो पोटेंशियल है वो बढ़ नहीं पा रहा है। जब ट्रेड का पोटेंशियल नहीं बढ़ पाएगा तो आप जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा देशों का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो मर्चेंडाइज ट्रेड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेड का भी बात। कुछ इवेंट्स भी हुए हैं, उस इवेंट्स को भी समझ लेते हैं। यूएस डॉलर जो है वो लगातार फर्म रहा, स्ट्रांग रहा पूरे साल भर, 24-25 में पूरे साल भर यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग रहा और प्रेशर डालते रहा बाकी करेंसीज पे। ब्राजील जो है G20 प्रेसिडेंसी हासिल कर लिया फ्रॉम इंडिया, हासिल कर लिया मतलब कि ब्राजील को मिला है। अगर ब्राजील को जब मिला है तो अभी जो नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी होने वाला है उसमें साउथ अफ्रीका उसका प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। और अभी जस्ट अभी गया है इंडिया प्रेसिडेंसी से, तो एक ट्राइका बन गया है इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का। ये जो है तीनों कंट्री ये आपस में अच्छा से इन लोगों का बॉन्ड भी है और लोकेशन भी इन लोग का अच्छा है और साथ में क्या बोलते हैं इन लोग का सोच भी बहुत मिलता है। तो ये इंडिया के लिए बेनिफिट साबित होगा। ब्राजील जो है 3 के एरियाज पे प्रायोरिटाइज किया है इन देयर G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है। पहला कॉम्बैटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। दूसरा एडवांसिंग 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। इसके बाद रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद डेफिसिट का बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद डेफिसिट का बात करते हैं। पेंडेमिक के टाइम पे ना बहुत सारे कंट्री ने बहुत सारा रुपया खर्चा किया था और टैक्स को कम कलेक्ट किया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि टैक्स कलेक्ट नहीं किया, खर्चा कर रहे हैं, लोन ले लिए होंगे। और ये जो लोन ले लिए हैं यही लोन धीरे धीरे बढ़ करके डेट लेवल बढ़ा दिया है। इसीलिए हम लोग का ग्रोथ भी कम हो गया है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया है, ठीक है। तो ये जो हो रहा है ना, ये पेंडेमिक की वजह से हो रहा था। पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे कंट्रीज जो है ना खर्च ज़्यादा किया है, टैक्स कम कलेक्ट किया। तो ये जो प्रॉब्लम आ गया सबके पास, अभी तो उसको रिपेमेंट करना पड़ेगा सारा कंट्रीज को। तो रिपेमेंट वो धीरे धीरे करके कर रहा है, क्योंकि एक साथ रिपेमेंट कर देगा तो फिर वापस से खर्चा नहीं कर पाएगा इकोनॉमी में खर्चा नहीं होगा तो वापस से जो हम लोग ग्रोथ पकड़े हैं वो ग्रोथ नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए जो पेस है फिजिकल कंसोलिडेशन का वो कम हो गया, वो स्लो हो गया है, ठीक है। इस, इसके बाद जो ग्लोबल पब्लिक डेट जीडीपी रेशियो है वो 100% हो जाएगा बाय 2030, ठीक है, आईएमएफ के अकॉर्डिंग। मतलब कि जीडीपी का जितना आपका जीडीपी है, मान लो कि 100 करोड़ आपका जीडीपी है तो आप 100 करोड़ ही पब्लिक डेट भी लोगे, ये हो जाएगा।
बाय 2030। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। तो ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चल रहा है हम लोग समझ लिए, और आपको रिवीजन भी हो गया। दूसरा बात करते हैं इंडियन हाईलाइट्स, इंडिया में क्या हालत हुआ है। इंडिया के हाईलाइट्स के लिए हम लोग 2 पेज लिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ। ग्लोबल स्लो डाउन तो हुआ है, लेकिन इंडिया का ग्रोथ पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। इंडिया अभी भी रेजिलियंट है। ठीक है, ड्यूरिंग 2025 इंडिया रेजिलियंट है। रियल जीडीपी ग्रोथ कितना किया है, 9.2% किया था FY24 में, FY25 में 6.5% किया। रियल जीवीए ग्रोथ जो है वो 6.4% हुआ है FY25 में। जीवीए के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी ग्रो किया है, उसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये ग्रोथ किया है, लेकिन इसका ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है। ग्रोथ इसका रेट है ना, इसका कम है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन जो है इसका अभी भी बढ़ता गया है, और कंस्ट्रक्शन जो है इसका हाईएस्ट लेवल पे था सिंस 2012-13। ठीक है, इस पर इंडिया का सर्विस सेक्टर जो है ये भी जीवीए के अंदर 64% कंट्रीब्यूट करता है। इसका भी ग्रोथ हुआ है 7%। इसीलिए जीवीए का भी ग्रोथ दिखा हम लोग को, जीडीपी का भी ग्रोथ दिखा हम लोग। ठीक है, चलो ग्रोथ का बात हो गया। अब इंडिया जो है ना क्लाइमेट चेंज के लिए भी काफी काम कर रहा है, और इंडिया को रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। Despite uncertainty around the global coordinated action against climate change, India is among top 10 high performers for 6th year in a row in Climate Change Performance Index. Climate Change Performance Index के अंदर इंडिया को लगातार छठा साल टॉप 10 के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये कितने कंट्रीज को कंपेयर करता है और किस कैटेगरीज में जाकर के ये कंपेयर करता है। तो ये जो CCPI है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 63 कंट्रीज को और EU को, यूरोपियन यूनियन को कंपेयर करता है, जो कि 90% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन एमिट करते हैं। जो सबसे ज्यादा गैस एमिशन करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है, उनको ही कंपेयर कर रहा है कि वो लोग कितना काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए। उसमें जो है इंडिया टॉप 10 में आ गया है। 4 कैटेगरीज में हम लोग असेसमेंट करते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन का, कि इंडिया में इन्फ्लेशन का क्या हाल है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसको हम लोग CPI कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो FY24 में 5.4% था, FY25 में ये 4.6% रहा। आपको FY25 का याद रखना है, ठीक है, और कंपैरिजन के लिए आपको दोनों चीज ध्यान में रहना चाहिए कि कंपैरिजन में बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन का बात करते हैं। कोर इन्फ्लेशन ऐसा इन्फ्लेशन होता है जिसमें हम लोग फूड का प्राइसेस और फ्यूल का प्राइसेस को कंसिडर नहीं करते हैं, ताकि वॉलेटिलिटी से मिस हो सके, मतलब वॉलेटिलिटी को हटा करके देखा जा सके कोर इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। तो कोर इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, 4.3% से घट करके 3.5% हो गया है। अभी फ्यूल प्राइस जो है वो डिफ्लेशन में चल रहा है, मतलब कि उसका प्राइस जो है बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। ठीक है, और 2.5% से डिफ्लेट कर रहा है फ्यूल प्राइस। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ये कम हुआ। इसका कारण क्या क्या है? सबसे पहले रोबस्ट एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का बहुत प्रोडक्शन हुआ था। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी कम हुआ, क्योंकि सप्लाई चेन जो ईज हो गया ना, इसकी वजह से जो एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, उसमें कम प्राइस लगने लगा। इसकी वजह से भी हमारा इन्फ्लेशन कम हुआ। सप्लाई चेन प्रेशर जो है वो कम हो गया। ठीक है, क्योंकि 2023 तक जो था, 2023 तक तो सुइज कैनाल का प्रॉब्लम था, 2024 में जाकर धीरे धीरे ठीक हो गया। ठीक है, इसके बाद लैग्ड मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग लाए थे ताकि हम लोग का इन्फ्लेशन कम हो सके, उसका इफेक्ट पड़ता है 1 या 1.5 साल के बाद, जो कि इफेक्ट पड़ने लगा। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हुआ है। आरबीआई एमपीसी जो है अपना स्टांस को बदल दिया था, विड्रॉल टू एकोमोडेशन से बदल करके ये न्यूट्रल कर दिया। यानी शुरुआत में आरबीआई बोला था कि हम लोग एकोमोडेशन को विड्रॉल कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग मनी सप्लाई को घटाना चाहते हैं, ये स्टांस था पहले। इसके बाद फिर इसका स्टांस बदल करके फिर न्यूट्रल हो गया, यानी कि मनी सप्लाई जो था वो पता नहीं चल रहा था कि बढ़ा है या घटा है। और अभी जो है फिर से आरबीआई अनाउंस किया कि हम न्यूट्रल से एकोमोडेटिव में शिफ्ट होना चाहते हैं। इसका मतलब कि आरबीआई अब चाहता है कि मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। इसका मतलब कि मनी सप्लाई अब बढ़ाने का बारी आ गया है, सोचो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा इन्फ्लेशन भी। इसका एम्प्लॉयमेंट का बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 3.2% है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 60% है, 60.1%। ठीक है, और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बढ़ा है। चलो, तो यहाँ पर ग्रोथ, इन्फ्लेशन, क्लाइमेट चेंज और एम्प्लॉयमेंट की बात होगी। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट का। सबसे पहले देखते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का। जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो जो है वो 0.1% से बढ़ा है 24-25 में, और एक साल पहले 23-24 में 3.1% से कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। यानी कि 3.1% से कॉन्ट्रैक्ट किया प्लस 0.1% से बढ़ा। ठीक है, मर्चेंडाइज इंपोर्ट का बात करते हैं। इंपोर्ट जो है लास्ट ईयर 5.3% से कॉन्ट्रैक्ट किया था, और इस बार जो है वो 6.2% से ग्रो किया। यानी कि इंपोर्ट जो है वो 5.3% से नीचे गिरा और 6.1% से बढ़ा। यानी इंपोर्ट का फास्ट इंपोर्ट हुआ है, नेट में इंपोर्ट बहुत बढ़ा है और नेट में एक्सपोर्ट थोड़ा सा ही बढ़ा है। तो इसीलिए यहाँ पर मर्चेंडाइज का ट्रेड डेफिसिट हो गया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है सिर्फ 1.3% रहा है ऑफ जीडीपी। ये क्यों?
ज़्यादा हो सकता था क्योंकि मर्चेंडाइज ट्रेड जो डेफिसिट है, इसके बावजूद हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये सिर्फ 1.3% है, क्योंकि हम लोग का रेमिटेंस और सर्विस एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इसकी वजह से हम लोग का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये किसी तरह से मैनेज हो गया। 1.3% मैनेजेबल होता है, 2.5% के ऊपर जाएगा तब ये मैनेजेबल नहीं रहता है, वो थोड़ा सा डरावना रहता है। ठीक है, ये हो गया एक्सपोर्ट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद देखो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई जो है, नेट एफडीआई इनफ्लो कितना हुआ है इंडिया के अंदर? 0.4 बिलियन FY25 के अंदर। नेट एफपीआई इनफ्लो कितना हुआ है? 1.7 बिलियन FY25 के अंदर। लेकिन ये जो नेट एफपीआई है, ये भी बहुत कम है। देखने को तो लग रहा है कि यहाँ पर 1.7 बिलियन आया है, लेकिन ये बहुत कम है। पिछले साल 41.6 बिलियन आया था एफपीआई इनफ्लो। यहाँ पर हम लोग नेट एफडीआई और नेट एफपीआई की बात कर रहे हैं। नेट का मतलब कि अगर नेट एफडीआई की बात करें तो मतलब कि एफडीआई हम लोग कितना किए हैं और हम लोग का इधर आया कितना है, तो नेट में कितना आया है वो बात कर रहे हैं। एफपीआई में भी हम लोग सेम काम कर रहे हैं कि हम लोग कितना दूसरी जगह में इन्वेस्ट किया है और दूसरा वाला हम लोग का यहाँ कितना इन्वेस्ट किया है, तो नेट में हम लोग में कितना एफपीआई आया है, यहाँ पर हम लोग नेट का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इंडिया को ना अभी 4th नंबर पर रखा गया है इन टर्म्स ऑफ ग्रीनफील्ड एफडीआई कैपिटल आफ्टर यूएस, फ्रांस एंड यूके अकॉर्डिंग टू एफडीआई मार्केट। अकॉर्डिंग टू एफडीआई मार्केट, इंडिया जो है वो 4th प्लेस में आता है जहां पर लोग पसंद करते हैं कि वहां पर एफडीआई कैपिटल जाना चाहिए। ठीक है, टॉप 5 सोर्स कंट्री कौन कौन सा है जहां से हम लोग का एफडीआई आता है, और टॉप 5 डेस्टिनेशन कंट्री कौन कौन सा है जहां पर हमारा एफडीआई जाता है। ठीक है, तो जहां से आता है, आने वालों को आप याद करो, सुमन सुमन आप समझ लो कि सुमन आ रही है। ठीक है, और जाने वालों को याद कर लो कि सुमन जा रही है। ठीक है, तो अगर सुमन आएगी तो आप क्या बोलोगे? ओ सुमनु आ जाओ, ओ सुमनु आ जाओ, ऐसे बोलोगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। एस से सिंगापुर, एम से मॉरिशियस, यू से यूएसए, और फिर नीदरलैंड्स, और फिर यूएई। सुमनु। ठीक है, SMUNU, सुमनु। तो अगर आ रही है तो सुमनु बोलोगे, आजा सुमनु, आजा सुमनु। ठीक है, अगर जा रही है तो जाओ सुमन, जाओ तुम चले जाओ सुमन, यही बोलोगे ना आप। तो उसके बाद फिर आ गया, अगर कोई एफडीआई आउटफ्लो है तो कैसे याद करोगे? जाओ सुमन, चले जाओ सुमन। सिंगापुर, यूएस, यूएई, मॉरिशियस, नीदरलैंड। अकॉर्डिंग टू यूएनसीएटीडी, क्या है, इंडिया जो है टॉप 10 सोर्स कंट्री है 2023 के अंदर। 2023 में इंडिया से बहुत सारा एफडीआई गया है। अब देखते हैं आगे सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा क्या कहता है। ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.7% हो गया है जीडीपी का। ठीक है, इन 2024-25 फ्रॉम 5.5% ऑफ जीडीपी इन 2023-24। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि 4.7%। ठीक है, इसके बाद इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 5.2% बढ़ा है इन FY25। 4% था लास्ट ईयर में। यहाँ पर भी आप एक ही चीज याद रखो कि इफेक्टिव कैपेक्स कितना बढ़ा है, बस याद रखो कि बढ़ा है। तो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इसका ग्रोथ हुआ है ग्रॉस टैक्स और नॉन टैक्स रिसीप्ट में। इतना टैक्स ले ही रहा है कि इसका ग्रोथ ही होने वाला है। ठीक है, हर साल टैक्स बढ़ा देता है। अब देखते हैं ये नेक्स्ट ईयर आउटलुक, अगले साल का क्या आउटलुक है, FY26 के लिए क्या आउटलुक रखा गया है। रिवाइवल ऑफ कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करेगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का इन्फ्लेशन ईज हो रहा है। इन्फ्लेशन ईज हो रहा है, लोगों के पास हम लोग मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो पैसा आएगा तो डिमांड करेगा, तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट कंटिन्यूड थ्रस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस कर रहा है। हेल्दी बैलेंस शीट है बैंक्स का और कॉर्पोरेट्स का। ठीक है, रियल जीडीपी ग्रोथ क्या हो सकता है? 6.5%। सीपीआई क्या हो सकता है? 4%। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? 4.3% ऑफ जीडीपी। और ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट कितना हो सकता है? 4.4% ऑफ जीडीपी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम कर रहा है कि ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये और कम होता चले, और मार्च 2031 तक जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 50% हो जाना चाहिए। अभी पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है? 81.9%। पब्लिक डेट टू जीडीपी के रेशियो का मतलब होता है कि पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब है जीडीपी का कितना परसेंटेज आप लोन लेते हैं, गवर्नमेंट लोन लेता है, उसको बोलते हैं पब्लिक डेट जीडीपी रेशियो। तो अभी कितना है? 81.9%। याद रखिएगा इसको कि अभी जो है सरकार 81.92% जीडीपी का वो पब्लिक डेट ले रहा है। ठीक है, जिसको वो कम करना चाहता है, मार्च 2031 तक 50% करना चाहता है। ठीक, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अदर हाईलाइट्स देखते हैं। अदर हाईलाइट्स में कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है और कुछ डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अब तक हम लोगों ने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था। अब देखो अदर हाईलाइट्स की बात करते हैं, मनी एंड क्रेडिट की बात करते हैं। सबसे पहले मनी सप्लाई जो है वो ग्रोथ किया है, और कितना ग्रोथ किया है? 9.6% का ग्रोथ किया है। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डिपॉजिट ग्रोथ को आउटपेस कर दिया गया है, मतलब कर दिया है। डिपॉजिट ग्रोथ जितना नहीं हो रहा है उससे ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है। ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू जो है इट इज बजटेड टू रीच इट्स पीक ऑफ 12% ऑफ जीडीपी इन 25-26, हाईएस्ट पोस्ट 2007-8। 2007-8 के बाद सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा है सरकार। हाँ,
देखो सरकार तो पूरा एकदम माला माल है, हम लोग ही यहाँ पर गरीब हैं। कितना रीच करने वाला है? 12% ऑफ जीडीपी, याद रखिएगा इसको, इस डेटा को, ठीक है। इंडिया जो है वो अभी भी टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट है 2024 में भी, ठीक है। इंडिया का टोटल रेमिटेंस कितना आया है? 137 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है, ड्यूरिंग 2024। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है? 19.1%। इसके बाद इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, यहाँ पर रिवेन्यू नहीं होगा, रिजर्व होगा, ठीक है। इंडिया का जो फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व है वो 11 मंथ्स ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स कवर कर सकता है अभी भी। चलो, इसके बाद बात करते हैं क्रेडिट डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक ईडीडीपी प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, मतलब आरबीआई चला रहा है। ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। आरबीआई जो है इस प्रोग्राम के अंदर सबको डिजिटल पेमेंट्स के अंदर लाना चाहता है। चाहे वो कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई सा भी गांव है, कोई भी एक गांव का नाम ले लीजिए, वहां तक आरबीआई ले जाना चाहता है डिजिटल पेमेंट को। तो आरबीआई क्या कर रहा है, सारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, जहां पर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट को सिखा दिया गया है, बैंक को सिखा दिया गया है कि किस तरीके से आप लोग को स्वाइप मशीन जो है वो फ्री में देना है, और क्यूआर जो है वो मतलब वो सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड कराना है, साथ में एईपीएस का फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है। सारा मर्चेंट को पकड़ लिया गया एक्स्ट्रा जगह से, उस मर्चेंट को हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि तुम किस तरह से डिजिटल पेमेंट ले सकते हो। अगर वो मर्चेंट्स को हम लोग सुविधा पहुंचा दे रहे हैं, तो हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर एक्सटेंसिव कवरेज कर दिए। मेन कवरेज क्या होगा? जब वो लोग अप्लाई करने लगेगा, मतलब देखो हम लोग तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, फिर हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि गांव के जो लोग हैं वो एक्चुअली में डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करें। तो गांव के लोग एक्चुअल में जब डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा अगला टारगेट है। अभी जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। क्या टारगेट था? कि हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर दिया गया है, कर दिए हैं, एक्सेप्ट 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, ठीक है। हमारा एजेंडा ये है कि हम लोग 100% कवरेज कर लें इन 80% डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। मतलब कि हम लोग 80% डिस्ट्रिक्ट तक वहां पर हम लोग 100% कवरेज कर दें, यानी कि हर एक दुकानदार के पास क्यूआर कोड रहे, कोई सा भी गांव हो, कोई सा भी तबका हो, हर दुकानदार के पास एक क्यूआर कोड रहे जिसमें पेमेंट करे। या फिर कोई मान लो कि बूढ़ा बुजुर्ग है तो वो एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सर्विस से पेमेंट कर दे। तो ये हम लोग करना चाह रहे हैं ई डीडीपी ई प्रोग्राम के अंदर। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, एक्सपेंडिंग एंड डिपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, ठीक है। इसके बाद एमएसएमई के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है बैंक्सों को, और एमएसएमई को बैंक क्रेडिट जो है ये भी बढ़ा है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक क्रेडिट जो है एमएसएमई को इंक्रीज हो गया है 14.8% से ईयर ऑन ईयर, ठीक है। यानी एमएसएमई को ज़्यादा लोन मिल रहा है। साथ में एमएसएमई के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है बैंकों को। पहला क्या? कि इन लोग को एडवाइस किया गया है, सारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक को एडवाइस किया गया है कि आप लोग का यूनिफॉर्म टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए फॉर लोन्स अप टू 25 लाख फॉर एमएसई बोरोवर्स। मतलब यहाँ कहा गया है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को कि जो भी एमएसई बोरोवर्स है, मीडियम एंड स्मॉल बोरोवर्स है, वो अगर 25 लाख के अंदर का लोन ले रहे हैं, तो उनको आप एक टर्न अराउंड टाइम बताओ कि 14 डेज के अंदर ही आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब लोन अप्लाई करने से लेकर के सैंक्शन तक इतना टाइम, आप कितना टाइम लगेगा, एक यूनिफॉर्म टाइम बैठा लो जो कि 14 डेज होगा, ठीक है, ये बताया गया। इसके बाद वापस से कहा गया कि सारे बैंक्स को सीपीटीएस भी फॉलो करना पड़ेगा, सीपीटीएस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सीपीटीएस का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट प्रपोजल ट्रैकिंग सिस्टम। इसके अंदर ना एमएसएमई ट्रैक कर सकता है कि उसका लोन अप्रूवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, रिजेक्ट हो गया, तो क्यों रिजेक्ट हो गया, प्रॉपर रीजन भी उसको मिल जाता है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर। ये सिस्टम का नाम क्या है? क्रेडिट प्रपोजल ट्रैकिंग सिस्टम। इसके बाद केसीसी का बात हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना, इसका ऑपरेटिवनेस थोड़ा सा कम हुआ है, नंबर ऑफ ऑपरेटिव केसीसी वो डिक्लाइन हो गया है 2.7% से, ठीक है। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये बढ़ा है, ठीक है। चलो ये भी हो गया हमारा। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हमारा सिस्टम लिक्विडिटी जो है पहले सरप्लस में था, इसीलिए हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बनाए थे ताकि सरप्लस को हम लोग कम कर सकें। फिर वापस से क्या हुआ कि सरप्लस ये डेफिसिट में चला गया। अब मार्केट में पैसा कम हो गया, मार्केट में पैसा कम हो गया तो इन्फ्लेशन तो कम होगा लेकिन ग्रोथ भी कम हो जाएगा। तो हम लोग को वापस पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो वापस से पैसा बढ़ाने के लिए सीआरआर को रिड्यूस किया गया बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। और सीआरआर को रिड्यूस किया गया 50 बेसिस पॉइंट से 4% ऑफ एनडीटीएल इन दिसंबर 2024। और इस रिडक्शन की वजह से क्या हो गया कि जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर 1.16 लाख करोड़ रुपया का एडिशन हो गया, ठीक है। चलो ये भी हो गया। इसका फिनटेक का बात किए थे हम लोग कि फिनटेक में क्या हालत है। तो आरबीआई ने एक एक्सटर्नल कमेटी बनाया है जो कि एक रिकमेंडेशन देगा एक फ्रेमवर्क का। और वो फ्रेमवर्क में ये बताया जाएगा कि हम लोग किस तरह से एआई को एथिकली और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैनेज करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने एक एक्सटर्नल कमेटी बनाया है जो कि रिकमेंडेशन देगा कि किस तरह से हम लोग का फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई एंड रिस्पॉन्सिबल इनेबलमेंट ऑफ एआई। नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड्स का बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा फ्रॉड्स कहाँ हुआ है? बाय वॉल्यूम प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर। और अगर हम लोग देखें हाई नंबर ऑफ फ्रॉड्स कहाँ हुआ है बाय वॉल्यूम, तो उस केस में पब्लिक सेक्टर बैंक आगे बढ़ जाएगा।
नंबर ऑफ फ्रॉड जो है मैक्सिमम हुआ है इन द कैटेगरी ऑफ डिजिटल पेमेंट, ठीक है। कार्ड्स और इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा फ्रॉड हुआ है, ठीक है, नंबर पे, ठीक है। अगर वॉल्यूम पे, अगर मान लो वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ फ्रॉड वर मैक्सिमम इन द कैटेगरी ऑफ लोन पोर्टफोलियो एडवांसेस, मतलब जो लोन लिया है उस पर घपला किया है, वैसा फ्रॉड जो हुआ है वो ज़्यादा हुआ है अगर वैल्यू की बात करें तो, ठीक है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट की बात करते हैं। 2024-25 में क्या हुआ है, जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है गवर्नमेंट का यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो 9.2% से कम हुआ है। और जो नेट मार्केट बोरोइंग्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो 1.5% से कम हुआ है, ठीक है। करेंसी मैनेजमेंट का बात करते हैं। जो वैल्यू ऑफ बैंक नोट सर्कुलेशन के अंदर है वो इंक्रीज हुआ है 6% से। वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट जो कि सर्कुलेशन के अंदर है वो इंक्रीज हुआ 5.6% से। आरबीआई जो है अभी अपना करेंसी मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज कर रहा है और इसका नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सा मुद्रा। इसके बाद 31 मार्च के डेट में एसबीआई जो है इसके पास हाईएस्ट शेयर है ऑफ करेंसी चेस्ट, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनेशन में। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करते हैं। सिंपल आप यही याद रखो कि पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो इंडिया का है वो ग्रो किया है, वॉल्यूम में भी ग्रो किया है और वैल्यू में भी ग्रो किया है। वैल्यू में ग्रो किया है इसका मेन कारण है आरटीजीएस, सिर्फ इतना ही याद रखो। इंडिया का पीएसएस जो है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम ये ग्रो किया है 34.8% से बाय ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, और 17.3% ग्रो किया है बाय वैल्यू टर्म्स, ठीक है, मेनली ड्यू टू आरटीजीएस। इसको यूपीआई का सक्सेस भी हुआ है और यूपीआई का सक्सेस की वजह से इंडिया जो है इस पोजीशन पे आ गया है कि जो दुनिया का जितना भी रियल टाइम पेमेंट होता है ना उसका 48%, 48.5% इंडिया के अंदर हो रहा होता है। यानी दुनिया में जितना भी रियल टाइम पेमेंट हो रहा है बाय वॉल्यूम, उसमें 48.5% यानी कि लगभग लगभग आधा इंडिया के अंदर हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। फिर पीआईडीएफ का बात करते हैं। पीआईडीएफ में क्या होता है, पीआईडीएफ जो है ना पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस फंड से हम लोग सब्सिडी देते हैं ताकि मर्चेंट्स जो है वो पीओएस टर्मिनल सस्ते दामों में ले सके, यूपीआई क्यूआर कोड अवेलेबल हो पाए। तो अभी नंबर ऑफ पीओएस टर्मिनल जो है वो इंक्रीज हो गया है, 1 करोड़ तक पहुंच गया है। नंबर ऑफ क्यूआर कोड जो है ये भी इंक्रीज हो गया है 91.5% से और 65.8 करोड़ हो गया है। यूपीआई 123 का लिमिट बढ़ाया गया है। यूपीआई 123 में हम लोग फीचर फोन से भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, इसका लिमिट बढ़ाया गया है 5,000 से लिमिट बढ़ा कर दिया गया 10,000। इसका यूपीआई लाइट का बात करते हैं। यूपीआई लाइट में जो सिंगल ट्रांजेक्शन है पर ट्रांजेक्शन है उसमें लिमिट 500 से बढ़ा दिया गया है 1,000 में, और जो पर वॉलेट है उसमें 2,000 से लेकर 5,000 कर दिया गया है, ठीक है। चलो, इसके बाद इंटरनेशनलाइजेशन को देखते हैं, ठीक है, और फिर देखेंगे कम्युनिकेशन और बैलेंस शीट। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब रूपी को हम लोग इंटरनेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा कि रूपी का डिमांड बाकी देश भी करेगा। जब रूपी का डिमांड बाकी देश भी करेगा तो रूपी का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड अगर बढ़ेगा तो रूपी का वैल्यू बढ़ेगा और डॉलर का वैल्यू थोड़ा सा कम होगा। हम लोग डॉलर पर जो डिपेंडेंट है वो कम होगा। तो हम लोग का आरबीआई विजन 2025 कहता है कि हमारा गोल है यूपीआई और रुपए को यूजेबल बनाना आउटसाइड इंडिया। कहाँ कहाँ पर यूपीआई ऑलरेडी यूज हो चुका है और यूज हो रहा है, भूटान, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई। कहाँ कहाँ पर रुपए कार्ड एक्सेप्ट होता है, नेपाल, भूटान, मॉरिशियस, सिंगापुर, यूएई और मालदीव्स, ठीक है। इसके बाद सिर्फ रुपए या फिर रुपीस को या यूपीआई को दूसरा देश डिमांड कर रहा है या दूसरा देश उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें जीत नहीं है, ठीक है, इसमें जीत नहीं है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए ना आपको एक सिस्टम भी बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे डॉलर को हैंडल करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है स्विफ्ट नाम का, ठीक है। स्विफ्ट में क्या होता है, मान लो कि कोई यूएसए का बैंक है, ठीक है, मान लो यूएसए का बैंक है और वो जो है एक इंस्ट्रक्शन भेजता है इंडिया का बैंक को कि इस आदमी को फॉरेक्स भेज दो, आर्यन को फॉरेक्स भेज दो, आर्यन का पैसा यूट्यूब वाला है इसको भेज दो, ठीक है। तो यूएसए जो है इंस्ट्रक्शन भेज रहा है इंडिया का एक कंपनी को, तो ये जो इंस्ट्रक्शन भेजता है ना ये स्विफ्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ये होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये मैसेजिंग सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल का मैसेज आता है और वो बहुत सिक्योर रहता है, इनक्रिप्टेड रहता है। तो ये जो है ये कहाँ से लाएगा इंडिया, तो इंडिया ने इसको बनाया है, ठीक है, आरबीआई ने बनाया है। तो आरबीआई के डिपार्टमेंट ने एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम बनाया है जिसको एसएफएमएस बोल रहे हैं। इसका मदद से ना क्या होगा, इसका मदद से सेंट्रल बैंक्स या डेजिग्नेटेड बैंक्स है दूसरे कंट्री का भी ये मैसेज भेज पाएगा, डायरेक्टली सेंड कर पाएगा या रिसीव कर पाएगा फाइनेंशियल मैसेज टू इंडिया और फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ये जो मैसेज है ये रिलेटेड होगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को लेकर के इन लोकल करेंसी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक काम है, इसको जरूर याद रखिएगा कि एसएफएमएस क्या है, आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ आईटी जो है आरबीआई का, ये ई कुबेर 3.0 ये ऐप को बना रहा है जो कि आरबीआई का कोर बैंकिंग सिस्टम होगा। कम्युनिकेशन की बात करते हैं। आरबीआई जो है अभी साउथ ईस्ट एशियन सेंट्रल बैंक्स का रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में चेयरमैनशिप होल्ड किया हुआ था और अभी इसका टेन्योर खत्म हो गया है। तो अब कौन इसमें चेयरमैन बना है ये पूछ सकता है आपसे।
तो एग्जाम्पल मतलब आंसर होगा बैंक ऑफ कोरिया। ठीक है। इसका शार्क फाइनेंस, शार्क फाइनेंस के अंदर आरबीआई ने एक रोड मैप जारी किया है कि हम लोग किस तरह से रीजनल कॉपरेशन करेंगे इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, 2025 से लेकर के 30 तक। 3 फोकस एरिया रहेगा हमारा: बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन, फाइनेंसिंग फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इमर्जिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन सेंट्रल बैंकिंग ऑपरेशन। फिर बैलेंस शीट का बात करते हैं। आरबीआई का इनकम जो है वो 22.7% से बढ़ा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 7.6% से, ओवरऑल साइज बढ़ा है बैलेंस शीट का 8.2% से। ये याद रखिएगा कि बैलेंस शीट का साइज बढ़ा है 8.2% से। और कितना पहुंच गया है? 76.25 लाख करोड़ पहुंच गया है। आरबीआई जो है 2.68 लाख करोड़ का सरप्लस गवर्नमेंट को दिया है, यानी कि डिविडेंड पे किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आरबीआई मेंटेन करता है अभी कंटिजेंट रिस्क बफर। कंटिजेंट रिस्क बफर का मतलब होता है कुछ पैसा अलग से हम लोग रख लिए हैं ताकि कभी भी सिचुएशन गड़बड़ाए तो हमारे पास कुछ पैसा रहे। ठीक है। तो कितना रेंज में रखता है? 4.5 से 7.5% ऑफ बैलेंस शीट साइज। अभी जो है आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ये डिसाइड किया है कि ये इसको मेंटेन करेगा फॉर अबाउट 7.5% फॉर 24-25। ठीक है। चलो, ये भी हो गया हमारा। फाइनेंशियल मार्केट और फॉरेक्स मैनेजमेंट का बात समझते हैं। ठीक है। इसको समझने से पहले ये दो को देखते हैं। एक देखते हैं रेगुलेशन एंड सुपरविजन एंड फाइनेंशियल सुपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है। तो आरबीआई अनाउंस किया है रिजर्व बैंक क्रिस। क्रिस मतलब क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। पहले क्या होता था कि बैंकों के पास ना डेटा नहीं रहता था क्लाइमेट का। तो वो किसी को भी मान लो लोन दे रहे हैं तो उनको मालूम नहीं चलता था कि ये जिसको भी हम लोन दे रहे हैं ये क्लाइमेट से कितना रिस्क है, इस लोन में क्लाइमेट का कितना रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लो कि एक फार्मर को लोन दिए हैं और फार्मर में क्लाइमेट का रिस्क होता है, और फार्मर जो है मान लो कि ऐसा जगह में रहता है जहाँ पर बारिश कभी भी हो सकता है। तो ये रिस्क को ना बैंक कभी भी इवेल्युएट नहीं कर पाता था, एसेस नहीं कर पाता था, क्योंकि क्लाइमेट के रिगार्डिंग डेटा ही नहीं रहता था। इसलिए आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई क्रिस नाम का एक मतलब क्या बोलते हैं डेटा रिपोजिटरी चालू किया है। इसके अंदर क्या होगा? डेटा रहेगा रिलेटेड टू गैप्स फॉर अंडरटेकिंग क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट बाय रेगुलेटरीज। क्लाइमेट के रिगार्डिंग डेटा रहेगा ताकि जो भी रेगुलेटरी एंटिटीज है वो चेक कर पाए कि क्लाइमेट किस तरह का है और क्लाइमेट की वजह से क्या रिस्क आ रहा है, और हम लोग जो लोन दिए हैं वहाँ कहाँ कहाँ रिस्क है। ठीक है। फिर डिस्क्लोज भी कर पाएगा। डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस भी रिलीज किया गया है जहाँ पर बताया गया है कि जो भी रेगुलेटरी एंटिटीज है यानी बैंक से एनबीएफसी है, अगर वो लोग डिजिटल लैंडिंग एप्स को इस्तेमाल कर रहा है तो उसको वो लोग बताएगा सीएमआईएस पोर्टल के अंदर इन्फॉर्म कर देगा। तो आरबीआई इज क्रिएटिंग डिजिटल लैंडिंग ऐप रिपोजिटरी जहां पर ऑल रेगुलेटरी एंटिटीज हैव टू इन्फॉर्म डिजिटल लैंडिंग एप्स दैट आर कनेक्टेड विद देम। दिस हैज टू बी इन्फॉर्म्ड इन सीएमआईएस पोर्टल। तो इससे क्या होगा कि कोई ऐसा अगर डिजिटल लैंडिंग ऐप है जो कि कोई भी मतलब कि रेगुलेटरी एंटिटीज उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको फ्लैग करना आसान हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको यूनिवर्सल बैंक में वॉलंटरी ट्रांजेक्शन करना है तो 4 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक को कम से कम 100 करोड़ का नेटवर्थ रखना पड़ेगा। सीआरएआर यानी कि कैपिटल टू एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 15% रखना ही पड़ेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसको लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, और ग्रॉस एनपीए 3% या से कम होना चाहिए, नेट एनपीए 1% या फिर उससे कम होना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाए रिगार्डिंग सेटलमेंट। ठीक है। एआरसी कौन होता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन होता है? ये बैड लोन्स खरीदता है फ्रॉम बैंक्स और उस बैड लोन्स में को रिकवर करने की कोशिश करता है, एंड दे ट्राई टू रिकवर द मनी फ्रॉम द बैड लोन्स। ठीक है। एंड हु कुड नॉट पे देयर लोन्स। ठीक है। इफ दे फेल टू रिकवर, अगर वो रिकवर करने के लिए फेल कर जाता है तो उस केस में सेटलमेंट करना पड़ता है। देखो, जो एआरसी है ये बैड लोन्स खरीदा है, अब बैड लोन्स खरीद करके उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर रिकवर कर लेगा तो पैसा किसका होगा? एआरसी का ही तो होगा पैसा। लेकिन अगर ये रिकवर नहीं कर पाया तो उस केस में सेटलमेंट कर सकता है। सेटलमेंट का मतलब होता है कि कॉम्प्रोमाइज कर सकता है कि ठीक है तुम सारा पैसा नहीं दे रहे हो, कुछ तो पैसा दे दो और कुछ पैसा आपका वेव हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए मतलब एक कुछ मतलब रूल्स लेकर के आया आरबीआई, क्योंकि यहाँ सर रिस्क है। मान लो कि ये जो एआरसी है ये किसी को भी मान लो कि किसी से भी खरीद लेगा। मान लो कि एक विजय माल्या, ठीक है, अब विजय माल्या 10 करोड़ का घपला किया है तो ये बैड लोन हो गया बैंक का, तो एआरसी बोलेगा कि दो इसको हम खरीद लेते हैं, इसको हम खरीद लेते हैं और हम बाद में रिकवर कर लेंगे। और यहाँ पर ये खरीदेगा इसको, मान लो कि खरीद लिया ये 5 करोड़ में, ठीक है, और ये 10 करोड़ इसको मिला, एआरसी को मिला 10 करोड़। 10 करोड़ का जो ये क्या उसको बोलते हैं विजय माल्या का लोन मिला, ये रिकवर करने के लिए गया और जाकर के उससे बात कर लिया कि अच्छा ठीक है भाई रिकवर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, सिर्फ हमको जो है ना 50 लाख दे दो, हम रिस्ट्रक्चर कर देंगे इसको और इसको सेटल कर देंगे। ऐसा भी कर सकता है ना एआरसी। इसीलिए हम लोग क्या किए, इस पे कुछ रूल्स बनाए हैं। रूल्स क्या बनाए हैं कि सेटलमेंट करो तो करो, लेकिन पहले सब कुछ ट्राई कर लेना, उसके बाद सेटलमेंट करना भाई। ठीक है। सेटलमेंट ओनली आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग। अगर कोई बड़ा लोन है जैसे 1 करोड़ या फिर ज्यादा का लोन है या फिर कोई फ्रॉड केस है तो उस केस में सेटलमेंट जो होगा वो चेक होगा केयरफुली बाय स्पेशल कमिटीज एंड बोर्ड मेंबर्स। ठीक है। और अगर आपका लोन जो है 1 करोड़ से कम है तो उस केस में
सेटलमेंट आसानी से हो पाएगा एज पर द कंपनी रूल्स। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। एक लास्ट है फाइनेंशियल मार्केट एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट। इसमें क्या हुआ, जो सभी रजिस्टर्ड नॉन बैंक बरोवर्स है ना, जैसे कि जेरोदा वगैरह हो गया, वो लोग भी अब एनडीओएस प्लेटफॉर्म को यूज कर पाएगा फॉर सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये एनडीओएस का फुल फॉर्म क्या है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ये एक प्लेटफॉर्म है, आरबीआई का प्लेटफॉर्म है, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। हम लोग नहीं खरीद सकते, रिटेल नहीं खरीद सकता है, प्राइमरी मेंबर लोग खरीद सकता है। ठीक है, प्राइमरी मेंबर के अंदर बड़ा बड़ा बैंक आता है। और अगर मान लो कि कोई दूसरा स्मॉलर इन्वेस्टर है, उन लोगों को खरीदना है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इन लोगों को खरीदना है, तो ये लोग जो है गिल्ट अकाउंट बनाता है प्राइमरी मेंबर्स के पास, और प्राइमरी मेंबर्स इन लोगों को खरीद करके गिल्ट अकाउंट में डाल देता है। ठीक है, अभी जो है ये प्राइमरी मेंबर्स के पास ये ऑप्शन है कि ये एनडीएस ओएम में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने में, बेचने में। लेकिन साथ में अभी यहाँ पर हम लोग जो सेबी रजिस्टर्ड नॉन बैंक ब्रोकर है, उन लोग को भी ऐड कर रहे हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया। ठीक है, इन लोग को भी ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेड है, ये आसान हो जाएगा। इसके बाद एक और बात है कि अगर मान लो गिल्ट अकाउंट होल्डर है कोई, ये दूसरा गिल्ट अकाउंट होल्डर को पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, मतलब ये जो ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको ट्रांसफर करना चाहता है, तो पहले ये नहीं कर पाता था, लेकिन अब ये एनडीएस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकता है, एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आरबीआई और मॉलडिव्स का बीच में एक मतलब एमओयू साइन हुआ है फॉर इस्टेब्लिशिंग ए फ्रेमवर्क टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसी। चलो यहाँ पर मैंने समराइज भी कर दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना। आज मेरा तो तबीयत ठीक नहीं था, इसके बावजूद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये ज़रूरी था। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर देना दोस्त, क्योंकि लाइक का भी बहुत ज़रूरत है। लाइक का ज़रूरत है, लेकिन लाइक से ज़्यादा ज़रूरत है मुझे कमेंट का। अगर आप 2 कमेंट या 1 कमेंट करते हो, 1 ही कमेंट करना है, 2 क्यों करोगे? 1 ही कमेंट करोगे तो मेरा दिन बन जाता है। अगर अच्छा कमेंट रहता है तो मैं बार-बार उसको देखता हूँ, मोटिवेशन मुझे मिलता है कि और मैं मेहनत करूँ। ठीक है? सिचुएशन टफ हो जाए तो भी मैं मेहनत करूँ। तो आपका एक कमेंट आपके लिए बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा बात हो सकता है। ठीक है? तो आप कमेंट ज़रूर करो। ठीक है? चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू शंकर। जय हिंद, जय भारत।